अब वो डेप्थ निकलना शुरू होंगे धड़ल्ले से। हम्म। एंड इसके बाद देखते हैं जरा कैसा रहता है। वैसे आर्किटिपिकल माइंड का एक जनरल कॉन्सेप्ट तो सभी को पता है ना? आई एम श्योर। नहीं पता। नहीं पता। आई वुड से नहीं पता। टैरट बाकी समझते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल तो बाकी का टैरट वो, से ऊपर नहीं समझ पाते। व्हाट अबाउट यू अर्चना जी, वैशाली? वैशाली, वैशाली जी क्यों मैं बोल रही हूँ, वैशु। आप लोगों को जनरल आइडिया तो है ना व्हाट इज आर्किटाइप? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ना पूरा पर। हम्म। हम्म। सो आर्केटिपिकल माइंड बेसिकली इट्स जो वन सोर्स है उनका ब्लूप्रिंट, राइट? उनके अंदर थोड़े भी भाग होते हैं, मतलब लोअर माइंड होता है, फिर मतलब सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कुछ चार माइंड के प्रकार मैंने एक दो बार पढ़े। हाँ, हालांकि मुझे पूरा नहीं समझ में आता, पर हाँ, आई विल सी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर मेरे दिमाग में छप जाता है कि भाई एक बार मैंने सुना तो हाँ समझ में आ जाएगा, पर मैं भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी वो, वर्ड्स में वैसे नहीं भी आ देखा पाएगा। जाए तो बहुत जरूरी चीज है, मतलब एक हम्म। फंडामेंटल नेचर ऑफ हम्म। रियलिटी के बारे में पता होना मेटाफिजिकल लेवल पे। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से पोलराइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सिर्फ एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए ना कि एक हमारी रचना कैसे करी है लोगोस ने इस ब्रह्मांड की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं अपने आप ही, सारा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मैंने जो काफी आर्किटिकल माइंड पे इम्पोर्टेंट है। वीडियोस, इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाए थे ना, वो मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में। हम्म। यप। यू मस्ट शेयर। इसमें क्या है, जो अभी एक ग्रुप के अंदर वो है ना, जिसमें अभी दो तीन शायद वो डले हैं, उसमें मैसेजेस डले हैं शायद। तो अब ये ना, ये पता नहीं लगता कि कौन सा पैसेज पहले सुनना है, कौन सा बाद में सुनना है। तो या तो जब वो डले इंट्रोडक्शन, तो पहले वाले हटा दो, पहले इंट्रोडक्शन डाल दो, फिर जो आप लोगों ने आगे के डाले हैं ना, वो उसके नीचे डाल दो, जिससे ना पता लगे कि कौन सा चीज पहले करनी है। आई डेंट अंडरस्टैंड अमन भैया, किस चीज की बात मैं कर रहे हो आप? मुझे आया समझ में। जैसे अ, हाँ भैया बोलो। हाँ, जैसे अभी ट्वीट्स डाले गए हैं आर्केटिपिकल पे, अभी दो तीन शायद मैसेजेस हैं इस टाइम ग्रुप पे पर अपने। अच्छा ठीक वो, है। हाँ हाँ, वो अब वीडियो जो मैंने शेयर करे उसके, थे। हाँ जी, हम्म। अब क्या हो रहा है कि अगर हम नीचे डाला ना इंट्रोडक्शन वाला, तो कोई ना समझ नहीं पाएगा कि पहले वाले कौन से हैं। एक एक उनको रिदम समझ नहीं आएगा। अगर हम उसको मैसेज को फिर से हटा के पहले इंट्रोडक्शन वाले, फिर उसके बाद जो आपने जो भी जितना टाइम लगा के करें उन वाले मैसेजेस को डालें, फिर उसके ऊपर एक ऑप्शन लें कि भाई ये वाले वीडियो को अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इस दिन पर इसके क्वेश्चन आंसरिंग होगी, तो शायद कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जहां पर अपन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हद तक वहां तक पहुंचेंगे। आई अंडरस्टैंड आप ऑर्गेनाइज तरीके से चाहते हो सब कुछ, लेकिन जो मैंने शेयर किया था ना, वो पूरे सेशन का एक स्निपेट है। पूरा सेशन आपने सुना ही नहीं है अभी तक। पूरे सेशन का एक छोटा सा स्निपेट जो मुझे ईशान के इसमें मिला, तो मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ मैं। थोड़ा बहुत समझ में आएगा लोगों को, क्योंकि वो पार्ट हमने क्लिप करके डाला था जो लोगों को समझ में आए। तो आई रिमूव इट, अभी मैंने इंट्रोडक्शन वाले डाले हैं, उसके बाद वो डाल दूंगी। ओके। हम्म। ओके, क्वेश्चन आंसर्स, एनी क्वेश्चंस? आर्किटाइपिकल माइंड पे कोई क्वेश्चन है तो हम वो भी ले सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स तो सब चीज के ही है। हाँ, और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो प्लीज शेयर। यहाँ पे अर्चना जी, इक्वरा जी और क्या बोलते प्रियंका, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पहले बताएं, फिर हम। नहीं अभी नहीं है, बट कन्वर्सेशन सुनते हुए और वैसे कोई आएगा तो मैं पूछती हूँ। ठीक है। जरूर।
क्वेश्चन एंड आंसर्स, दुविधाएं, लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ लाइफ। बिजी है, आई थिंक पापा को मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है। तो ईशान जी, जैसे अगर अभी आपने जो बात बोली ना, जो हम क्योंकि सेशन फर्स्ट वाला हम कर चुके हैं, जिसमें रा के कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी, जो उनकी इच्छा शक्ति थी कि वो क्यों इसको करना चाहते थे, वो सब चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अब हम्म अभी आपने एक बात बोली कि अगर हम पूरा प्रोसेस समझे कि ये चीज बनी क्यों, तो उसमें आपको हम्म काफी कुछ क्लैरिटी इस माइंड की भी हो जाती है। ठीक है, तो क्या हाँ। आप इसको वहीं से शुरू करके कैसे ये आप डिटेल ना बताएं, आर्केटिपिकल की डिटेल ना बताएं, कोई दिक्कत नहीं, हम्म लेकिन उसको उससे जोड़ दें जिससे कि क्लैरिटी आ जाए कि किस पार्ट पर अपने को ये बात जानने की अब जरूरत पड़ जाएगी। हम्म आप मेरे को समझ हम्म। पा रहे हैं मैं क्या बोल गया? हाँ, आप एक तरीके से जो कह रहे हैं, शुरुआत एक से डीप क्रिएशन का डिटेल भी पार्ट ना हो रहा जाया है। जाए, डिटेल में ना जाया जाए, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी साथ के साथ ही मिलती रहे, ताकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट तो वो मुश्किल ना पड़े। यस, यस, यही मेरा। बिल्कुल। देखो, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को वैसे ही लेके चलता हूँ एकदम। अगर मैं कोई पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम जो सेशन वन ले रहे थे, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना ज़्यादा मतलब हाई डेंसिटी वाइब्रेशन में बना सकूँ अपने एनर्जी ट्रांसफर में, मैं वो रखूँ मैक्सिमम। तो अब फाउंडेशन मैं क्लियर करके रख रहा हूँ, चाहे बिना टेक्निकलिटी के रख रहा हूँ, लेकिन अब जैसे जैसे आगे हम बिल्डअप करेंगे तो उस चीज़ में चीज़ें अपने आप बिल्डअप हो ही जाएंगी। अगर किसी का कोई डाउट्स रहता है, क्योंकि अभी के टाइम पे यहाँ पे हम सब ने जितना हमने एक्सप्लोर करा है, हमारे डाउट्स और सिर्फ उतने लेवल तक रहते हैं। जैसे कि अपना कैटलिस्ट हो गया, पोलैरिटी हो गया, बैलेंसिंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया। एंड ये बहुत वंडरफुल है कि अभी के टाइम पे ग्रुप में ये सब चीजें प्रैक्टिस में हो रही हैं। सब लोग सीकर्स, सारे स्पिरिचुअल सीकर्स मिलके अब चीजें देखते हैं, और मतलब कम से कम ये तो सोचते ही हैं कि ये नहीं सोचते कि यार ये परेशानी है या फिर ये नौबत आ गई जिंदगी में, ये मनोसियत चल रही है। ये देखते हैं कि कैटलिस्ट है, और इस कैटलिस्ट को कैसे इफेक्टिवली प्रोसेस करा जाए जिससे हम अपना आध्यात्मिक वृद्धि में आगे बढ़ सकें, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। अब बात ये आती है कि जैसे जैसे हमको लॉ ऑफ वन और सीखते हैं, तो ये हमें सारे टूल्स मिलते हैं। जैसे कैटलिस्ट की अंडरस्टैंडिंग एक टूल्स है, वैसे ही आपका मैट्रिक्स, पोटेंशिएटर, सिग्निफिकेटर, ये सारे टूल्स हैं कि आप कैसे इनको समझ के और फिर उस हिसाब से आप कैटलिस्ट को इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाते हो। अपने माइंड कॉम्प्लेक्स में बैलेंस बनाना है तो इफेक्टिवली कैसे बना पाते हो, बॉडी कॉम्प्लेक्स में हमें हीलिंग करनी है कैसे हम इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स हैं यहाँ पे। एंड द थिंग इज, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये सब टूल्स सभी लोगों के पास, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास जाएं, ताकि जितनी ये वेल है वो हटे, और फिर जितना हम एक साथ यूनिटी में मिलके एक्चुअल में हम हील कर सकें एक साथ, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स को, अपने आप को, सब लोगों को, वो चीज़ हो पॉसिबल हो। और ये सेवा जारी है मेरी तरफ से एंड यहाँ पे सभी की तरफ से। परसों के सेशन के बारे में कोई क्वेश्चंस है किसी के, जो हमने सेशन किया था डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज का, उसके बारे में? या फिर अमन भाई, आपको बायोरिदम के बारे में कुछ पूछना है, आप वो भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, वो मैंने काफी देर मतलब काफी पढ़ा उसके बारे में, और पढ़ने के बाद एक आइडिया आया कि इसको एक एक्सेल फाइल में बनाया जाए, जिससे क्योंकि उसमें क्या था, इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहे थे। जो लिंक था ना, वो बस ये बता रहा था कि कितना परसेंट अप है, कितना परसेंट डाउन है, लेकिन उसका मतलब क्या है। तो फिर एक कोशिश करी गई, मैंने मतलब एक कोशिश ये करी कि अगर हम इसको इंटरप्रिटेशन का चार्ट बना दें, जिसमें पर डे हर रोज जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन हर मेंबर को पता लग जाए, उसमें कॉशन रिस्क फैक्टर कितना आएगा वो भी डल जाए, और प्लस जो चार्ट उस वेबसाइट पे आ रहा था वो भी हम खुद ही बना लें। तो जो एक्सेल फाइल बनाई है ना मैम, उसमें सब चीजें मतलब जो वो चार्ट वहां पे बनता है वो भी हमारे पास आएगा। 30 दिन का तक का ग्राफ हमें मिल जाएगा विद इंटरप्रिटेशन डे वाइज, और वो आपको ये भी बताएगा इसमें रिस्क फैक्टर कितना है और आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में, चारों में, इमोशनल में, अडेप्ट में, सब में वो एक जवाब भी देता है। तो ये इसका काफी क्लैरिटी जो है वो मैंने मतलब उसको पढ़ने से पता लगा, और फिर ये एक्सेल फाइल का कोशिश करी कि बनाएं।
और एक टेस्टिंग के लिए भी डाला गया। तो अब ये है कि अब जैसे ये इसलिए डाला है मेंबर्स के पास कि लोग इसको चेक करें, कोई कमी हो तो फिर वो ग्रुप में डिस्कशन हो के उसकी इंटरप्रिटेशन में एक ना रेडी रेकनर है, उसमें चेंजेस कर देंगे, जिससे वो आगे वाले जो जवाब आएंगे वो बिल्कुल चेंज आएंगे, मतलब अपडेटेड आएंगे। मतलब ये अभी फाइनल नहीं है, इसमें कई सुधार की जरूरत है। तो इसलिए वो मैं शेयर करना चाह रहा था ग्रुप में कि कोई भी इसमें सुझाव हो, कोई सुधार हो, किसी की इंटरप्रिटेशन गलत लग रही हो कि -10 में ये इंटरप्रिटेशन गलत लग रही है या -20 में इतना लग रहा है, तो वो चीज हम इसको ठीक कर लें। आपने अमन भैया, आपने वो सारा कुछ पढ़ा या सिर्फ बायोरिदम का रिदम देख के आपने एनालिसिस किया? आपने सेशन पढ़े हैं उसमें रा ने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं, इसका हाँ, इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। पढ़ा? उस वेबसाइट में 64 था, क्योंकि मैंने 64 तक पहुंचा नहीं था, मैं 62 तक ही मैंने सुना था। तो हम्म वो 64 था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था इस चीज का। ठीक है। हम्म तो जो 64th सेशन का मैंने समरी पहले निकाला कि भाई इसका समरी क्या है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि ये एक फॉर्मूला जो है वो रा ने दिया, और उस फॉर्मूले के उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा चार्ट बन जाता है। ठीक है। हम्म हम्म वही कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं खुद से, क्योंकि वो एजिंग जो है ना, एजिंग हमारी कितनी हो गई, उस एजिंग को वो डिवाइड कर देता है उतने पार्ट में। मतलब जो चार्ट बन रहा है वो एक प्योर डिवीजन है 4 चीजों में। तो वो डिवीजन करा करके देखा। मतलब आप कॉन्सेप्ट का पूछ रहे हैं या चार्ट कैसे डेवलप हुआ उसका पूछ रहे हैं? कॉन्सेप्ट का पूछ रही हूँ मैं। कॉन्सेप्ट हाँ में ही चार्ट कॉन्सेप्ट, बनेगा ना? हाँ कॉन्सेप्ट में ये था मैम कि मेन इसमें मेरा ये था कि अडेप्ट का, जैसे मैंने उसका पढ़ा, मेन पढ़ लिया कि वो क्या बोल रहा है, कब कब व्यवहारिक जो है वो दिक्कत आ सकती है, इमोशनल दिक्कत कब आएगी। तो इतना मुझे समझ आया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत परफेक्शन से समझ आया तो वो नहीं आया। वो ओके। मुझे लग रहा है कि वो हर रोज थोड़ा पढ़ के और अपने आप को देखकर ज्यादा समझ आएगा। अभी तो मतलब नया नया पता लगा है। हाँ हाँ हाँ। मतलब ओके। अभी मैं इसको ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्शन पर हूँ, मतलब ट्रायल पर हूँ। और इस चीज पे था कि ये कोई चीज ऐसी मिल जाए जो पूरा ग्रुप करा करे, देखे, और ना साथ में मिलकर, जैसे कभी किसी का डाउन आएगा किसी का अप आएगा, उसको कैसा फील हो रहा है। तो एक कलेक्टिव कोशिश थी कि ये चीज ना सबकी लाइफ में उतर जाए, और प्री प्लान्ड कैटलिस्ट लगा करेंगे। उस हम्म टाइम हमारी दशा क्या हो रही है वो हम आराम से कर पाएंगे। ये मतलब एक दिमाग में विचार चल रहा था। हम्म। ओके ओके। इसमें क्या है पता है, जैसे हमारे पास टूल्स होते हैं ना, बायोरिदम भी एक तरह का टूल है। उसके ऊपर इतना ज्यादा ऑब्सेस होके हर एक छोटी छोटी चीज, आज ये होगा वो होगा वो देखने, बिकॉज प्रिडिक्शंस हमारे चॉइसेस के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। बट हमको एक आइडिया आता है कि आज मेरा फिजिकल जो कैपेबिलिटी वो लो है या इमोशनल कैपेबिलिटी लो है, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ठीक है। लेकिन टू बी डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी वही करता है ना, इट जस्ट गिव्स यू लाइक अ, यू कैन यूज इट लाइक अ टूल कि हाँ, मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये डेट्स मेरे लिए अच्छे है, इस डेट्स पे मुझे काम करना चाहिए एंड ऑल। सो ये टूल्स इज ओके, लेकिन कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इट कि हर चीज के लिए न्यूमरोलॉजी का यूज करो, तो फिर आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप यू आर जस्ट आस्किंग दीज टूल्स टू लिव द लाइफ फॉर यू। सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कि पूरी तरह ऑब्सेस होना है या फिर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है विद द यूज ऑफ दिस टूल्स। तो दिस इज वन थिंग। इसलिए मैंने उसको ज्यादा, इतना ज्यादा उसके अंदर डीपली मैं गई नहीं। आई जस्ट गेव लाइक अ दिस थिंग कि अपना आप देख लेना कि कहाँ पे कब कैटलिस्ट आ सकता है। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट आएगा ही, मेनी टाइम्स कैटलिस्ट आता भी नहीं है। सो दैट वाज द मेन थिंग। ओके। या लेकिन इसमें मैम बड़ा फायदा मिला। जैसे मैंने एक एग्जांपल अपने फ्रेंड का लिया, तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा कि उसमें चार्ट सारे ना डाउनफॉल पे आ रहे थे। 18 से 25 तक उनके सारे चार्ट जीरो पे आ रहे थे, माइनस पे आ रहे थे सारे। तो मैंने सिर्फ, हमारी आपस में सलाह चल रही थी, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि आपका ये पीरियड जो है काफी मतलब आप इमोशनली थके हुए लगोगे, और मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो उन्होंने फटाफट चेक करा कि उस पीरियड में उनकी क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो पता लगा उनकी बोर्ड मीटिंग है, उसमें उनकी ये दिक्कतें हैं, और जिनसे बोर्ड मीटिंग हो रही है उनसे उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो मैंने चीज फील करी कि जो वो चार्ट में अगर डाउनफॉल आया तो उसमें वो इवेंट्स ऑलरेडी लगे हुए थे उनके। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये डेट वाइज डेट बिल्कुल सेम चल रहा है। हाँ, और बाकी ये बात सही है कि हमें डिपेंडेंट उस पर तो नहीं होना, लेकिन एक समझ आ रहा है कि हाँ, ये वाला पीरियड में अपने थोड़ा कॉशियस होकर रहना है,
और कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस गया, वहां से मुझे ये आइडिया आया कि इस चीज को हम जो है ना जनरल पब्लिक में डालें। ये है। अभी मत डालिए आपने द थिंग इज रा ने ना इसको 65th सेशन में दिया, कुछ सोच के दिया है। पहले लॉ ऑफ फन के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि हम सीधा इस चीज पे जाएंगे ना, लोग इस चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। एटलीस्ट वी हाँ, उस शुड चीज को नो। अपन पत्थर की लकीर बना लेंगे, हाँ, तो दैट ऐसा इज भी व्हाट हो द जाएगा। प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली हो सकती है उसकी ये पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है, मतलब अब ये जैसे नहीं, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा भी दिमाग लोगों का होगा। तो हाँ, होता तो है, मतलब यू नेवर ऐसा नो भी ना। हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ बताना मन जी अपनी आप। मेरी 15 अगस्त है जी, 15 अगस्त 1987। 1987, जीरो ये 8 तुमने और खोला है 15। निशान? दिस या 15 अगस्त। ये मैंने खुद एप्लीकेशन बनाई थी ना, ये वो वाली है। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, तो ओके। देखो ना ओमन जी, इसमें आपका ये सारा आ गया चार्ट के अंदर। अब आप इस पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो इस पॉइंट पे दिखा दिया कि यहाँ पे ये वैल्यू है अभी की। तो ये ऐसे करके चलता है। यहाँ पे ये सारा एक्सेस लिखा आ गया, एंड यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे मैं करूंगा उस पॉइंट पे फिजिकल विजिकल नीचे की साइड ये सब बना दिखा देगा। इमोशनल, लेकिन इंटेलेक्चुअल। इसमें इंटरप्रिटेशन भी आएगा, जैसे फर्ज करो अगर अब जैसे एक रॉ मैन है जिसको कुछ भी नहीं आता, वो चार्ट सिर्फ हम्म देख रहा है, ऊपर नीचे उसको समझ आता है। अब अगर मैं उस पर्टिकुलर डे की एक इंटरप्रिटेशन चाहता हूँ कि वो मतलब क्या हम्म रखता है, वो वाला गैप जो हम्म है ना वो फिल करने की कोशिश की गई कि मैं समझ सकता हूँ इस चीज के। हाँ, कि उसका पहले कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बनाई गई कि भाई हम्म माइनस हमारा एक डिविएशन ली गई कि हर 10-10 के गैप में हम्म हमारे मैक्सिमम फिगर कितने जाते हैं, तो हमारे +100 और -100 जाएगा। तो उसके बाद हमने इंटरवल लिया, मैंने उसका कांस्टेंट रखा, 10-10 का इंटरवल रखा, और हर 10 के इंटरवल पे क्या इंटरप्रिटेशन बन सकता है वो पूछा, विच सोल्यूशन क्या हो सकता है और उसमें रिस्क फैक्टर क्या लग सकता है। तो पहले रेकनर लगाया गया। हम्म तो एक्सेल फिर उसके फॉर्मुलेशन बाद से क्या, करा आपने। हाँ, फिर रेकनर लगाने के हम्म बाद एक रेकनर पहले डिजाइन हुआ कि भाई ये हमारे प्रोबेबिलिटीज बनती हैं और हर गैप के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम्म मैंने क्या करा, एक्सेल के अंदर ये इंटेलिजेंस के थ्रू ये करा कि भाई जो हमारा ये रेकनर चल रहा है उसके इंटरवल चार्ट के अंदर मुझे ये चाहिए कि हम्म जो फॉर्मूला राने दिया है कि कौन कौन से इमोशन का कौन सा पीरियड चलता है उसको उसमें कर्व हम्म कर दे और फिर हमें चार्ट बना दे। तो मैंने देखा कि हम बायोरिदम का चार्ट बना पा रहे हैं एज इट इज, जो वेबसाइट पे बनकर आ रहा था, विथ सेम सेम डिजिट्स वी आर गेटिंग। उसके बाद मेरा ओके क्वेश्चन था ओके। कि जो ये डिजिट आ रहे हैं हम्म उसकी इंटरप्रिटेशन को रेकनर से वो मैच करे और हमें कंसोलिडेट डेटा दे कि उस डेट पे उस बन जाने की परिस्थिति क्या होगी। अच्छा अच्छा अब अच्छा। देखिए, आप इसमें डालिए, अब देखो, अब आप इसमें डेटा डालो, आप हम्म मेरा ही डालिए। जैसे मैंने इसमें ड्रॉप डाउन डाला जिससे कि हमारी डेट फॉर्मेट गलत ना हो, तो ड्रॉप अच्छा डाउन में अच्छा हमने अच्छा। सिलेक्शन डाल दी जिससे वो एरर्स पब्लिक ना करे। तो एक बार आप इसके अंदर डालो 15 अगस्त 1987 टारगेटेड आज के डाल दो, और हाँ जी, ठीक है जी, हाँ, टारगेट डेट डाल दीजिए, आज की डाल दीजिए। आज की 12। 2000, हाँ जी, अरे ठीक है जबरदस्त। जी। अब डिटेलिंग तो डेट बहुत टू जबरदस्त डाली है फोरकास्ट 30 आपने। डालिए। हाँ हाँ, अब डेट टू फॉर्मुलेशन तो बड़ी फोरकास्ट एक तगड़ी बार मारी 30 है करिए, इसमें। 30 दिन की करिए। डेट ये टू छोड़ दीजिए, फोरकास्ट 30। ये हाँ, 30 दिन की डालिए एक बार नीचे आइए। अच्छा अच्छा जी। तगड़ा इसमें तगड़ा, अरे 30 डेज का जबरदस्त। आपको चार्ट आ गया। इसमें 30 डेज के आपके हम्म आपके हाई क्रिटिकल लो डेज कौन कितने आएंगे उन दिनों में, और हर डेट पे देखिए, ऊपर आइए, हर हम्म डेट पे। अब इसको ना थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी आप ना सेल को बड़ा कर दो जिससे हम्म डेट्स पूरी पढ़ने में आ जाए, ठीक है जी। अब देखो, अब डेट वाइज हमारा फिजिकल का क्या मीनिंग है, इमोशनल का क्या मीनिंग है, और इंटेलिजेंस का क्या है, डेप्थ का मीनिंग क्या है। तो पब्लिक कि फायदा देखा क्या जाए तो मिलेगा। फायदा तो अमन जी जबरदस्त है। मैं किस चीज में एक तो इसमें एडिशन करना चाहूंगा कि अब जैसे कि जो
आप मतलब में कैपेसिटी है एंड हमें कैपेसिटी है कि हम इन चीजों को समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज को। लेकिन एक सिंप्लीफाइड करके एक एवरेज निकल के आ जाए ना पर डे का, वो भी काफी ज्यादा कारगर रहेगा इस चीज में, कि वो जो कर भी देंगे। वो पैरामीटर्स ऐसा निकले। जी ईशान जी, जैसे सजेशन मिल जाए ना कि भाई ये चीज हम्म। में हमें ये चीज और करनी चाहिए, तो एक ये हम्म। मेरा एक सिर्फ प्रयास है, मतलब एक प्रयास हुआ कि जबरदस्त कैसे प्रयास है मंजी वैसे। हाँ प्रयास करा गया। अच्छा आपको एक मैं चीज और दिखाता हूँ, बगल का आप हम्म। खोलिए, रेकनर खोलिए। हम्म। अरे किसी को एक्सेल जबरदस्त, ये चलाना टेबल भी नहीं आ बहुत रहा हो, तगड़ी बनाई है। ठीक है। ये अब क्या है? रैकनर चलाना नहीं आ रहा हो, ये हमने के हिसाब से बनाया कि -10, -90 और +90 से, मतलब हर के 10 इंटरवल में हम्म। +100 से माइनस तक लेके चले गए। अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें करी कि उसमें हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, तो हर चारों चारों में उसका एडेप्शन, मतलब उसकी स्थिति क्या होगी, उसमें कितना कॉशियस रखना है। तो वो पहले हमने एक अपनी एक वो फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तगड़ा दिमाग इस लगा मंजी, फॉर्मूला बहुत जबरदस्त दिमाग लगा। हाँ, तो इस फॉर्मूले को मैंने हम्म। कोशिश करी कि देखिए हमारे यहाँ जो लोग आते हैं या हम्म। जने आ रहे हैं, जरूरी नहीं है उनको एक्सेल चलाना, मतलब उनको बेसिक आ रहा हो। हम अगर उन्हें कहें तुम चार्ट देख लो, अब वो चार्ट में टूल ना बन गया है बिल्कुल ये। ये नहीं समझ हम्म। आएगा जी क्या बोल गए। अब मैं इसका हिंदी भी कर सकता हूँ कि भाई इसको मैं हिंदी में हम्म। कन्वर्ट करूँ और एक्सेल वही हिंदी करूँ। बस इतना करो, आप इनपुट डालो, डेट डालो, आपको सब चीजें हिंदी में आ जाए, पर डे के हिसाब से ये होगा। चार्ट नीचे दिख रहा होगा, क्रिटिकल डेज पूरे महीने में कितने आ रहे हैं आपको उसमें समझना है। तो तो अगर ये एक कोशिश है। तो अगर सपोज आपको कोई इस चीज को मांगे कि मुझे मेरा 30 डेज का आप चार्ट बना के दे दो, तो क्या आप बना के दे सकते हो? ये तो बन गया मैंने है ये एक्सेल ही तो। दे दिया मैम, वो खुद ही कर लेगा। ये डाल तो दिया सब ये कुछ तो है। बन गया। ये बन गया, ये तो सेवा है बिल्कुल जबरदस्त। मैंने तो मैम सबके लिए डाल दिया, मतलब डाल दिया उसमें। 7 दिन देखो, 30 दिन सिर्फ देखो, नीचे एक डेट्स चेंज कहानी लिख करनी दी है। कि ये मोनेटाइज नहीं हो सकता। कल को आप इसको पैसों में बेचना शुरू कर दो, और ये चार्ट की तो ये सब हाँ। मैंने पहले ही लिख दिया उसमें। हम्म। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक, सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करना है तो वो अपने आप आ जाएगा। हाँ सब कुछ अपने आप आ जाएगा, बस सब डेट ऑफ बर्थ, सिंप्लीफाइड है, सब टारगेट डेट। सिंप्लीफाइड है इसमें। अगर और ड्रॉप वो भी डाउन में मैंने से इस सब आ गया इसमें। हाँ डाल दिए, जैसे फॉर्मेटिंग गलत ना हो जाए, क्योंकि एक्सेल सही हम्म। फॉर्मेट ही पकड़ सकता है। तो उसका भी रिस्क खत्म कर दिया। और और हम्म। आप टारगेट डेट डालिए, अब आप अगले अगले 75 साल की डाल सकते हो आप। और आगे का सारा 30 दिन का डेटा विद रिदम का चार्ट और सारे प्रिडिक्शंस आपके सामने होंगे। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी है ना सेशन 64 में, इसमें रा ने मोस्टली एडेप्ट साइकिल के बारे में बताया है, लेकिन जिसने भी ये बायोरिदम बनाया ना उसने 4 साइकिल्स बनाई हैं। एक तो इमोशनल, फिजिकल, अडेप्ट और इंटेलेक्चुअल। सो जो फिजिकल साइकिल है वो 23 डेज की होती है। इमोशनल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, 28 दिन की होती है। इंटेलेक्चुअल साइकिल 33 डेज की होती है और अडेप्ट साइकिल 18 दिन की होती है। और अडेप्ट साइकिल में जो पहले 9 डेज होता है ना, स्पेशली चौथा, पांचवा और छठा दिन, वो आपके मैजिकल पर्सनालिटी के लिए, आपको कोई काम करना है ना, कोई ऐसा मैजिकल काम करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा वो डे होता है, पहला 9 डेज। और उसके बाद वो बाद का जो लास्ट वाला 9 डेज है ना, 9 से 18, तो वो थोड़ा सा साइकिल नीचे चला जाता है, तो वहां पे आप एडेप्ट वाला काम करोगे तो वो ठीक से होगा नहीं। और जहाँ पे 2 लाइंस क्रॉस करती है वहां पे कैटलिस्ट आने की चांसेस होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं उसमें। ये जो आपने थ्योरी बताई ना जी, हाँ। ये इसमें इनबिल्ड करी गई है, ओके। ये ओके। की गई है। और तो और अगर मुझे मैंने कोई बताया ना, ये प्रयास प्रयास करा गया है, कोशिश है, मतलब एक हेल्प, एक तरीके से प्रयास है, एक सेवा है। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट, जैसे हम, जैसे ये रेकनर है, अब आपने देखो, फर्ज करो आपने पढ़ा कि -10 के आगे ये लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये था कि भाई अगर हम उसको चेंजेस कर दें तो हाथ के हाथ हमारी प्रिडिक्शन और एक्यूरेट होने लग जाएगी, और हम एक अच्छी कंसल्टेंसी लोगों को मुफ्त में दे पाएंगे। और वो कंसल्टेंसी ऐसी होगी वो खुद से लेगा, ये चार्ट सेल्फ होगा सर्विस उसके वाली पास, वो होगी खुद वो। से डालेगा, सेल्फ सर्विस है खुद या? से डालेगा, हम्म। हमें किसी को फोर्स नहीं करा हमने। केवल हाँ। हमने टूल्स, हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम सबको टूल्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर अब जिस तरीके से इस्तेमाल करना है सबको अपने आप को पोलराइज करने के लिए, वो इनके ऊपर है। हाँ।
तो मुझे ये भी पता चलेगा कि मेरे अडेप्ट साइकिल के पहले 9 डेज कौन से हैं। जो प्लस में जा रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो माइनस में जा रहे हैं वो नेगेटिव है ना, और जो जीरो पे है दैट इज लाइक यहाँ पे आ गया लिखा द हुआ से अडेप्ट में, यहाँ पे अप लिखा आ रहा बताओ। है, यहाँ पे डाउन लिखा आ रहा है, पूरी साइकिल बन के आ रही है यहाँ पे। और तो बकायदा फिर और नीचे ग्राफ भी आएगा पूरा, वही वो सेम 5 आएगा 6 बिल्कुल। 7 8। फुल रेस्ट, बर्नआउट, डेंजर, मिनिमल ऑब्लिगेशंस। तो अब में बर्नआउट और डेंजर क्यों आ रहा है, एग्जॉशन क्यों आ रहा है? वो रेकनर से आ रहा है। रेकनर में डेटा अगर रिफाइन करना है किसी को, टिप्स होगी कि अगर ये अप और डाउन में जो जा रहा है तो उसका क्या है, वो ये इसका निष्कर्ष निकल रहा है, एंड वो फॉर्मुलेशन से यहाँ से निकल के आ रहा है बेस्ड ऑन अडेप्ट में परसेंटेज साइकिल कितना चल रहा अच्छा, माइनस है। है एंड इसमें। ये, ओके ओके, अंडरस्टूड। हाँ, तो अब जैसे ये कि माइनस से प्लस में जा रहा है तो ये अप में जा रहा है अभी, अब तो आप यहाँ में पे जा अप आ रहा गया है। उसका लिखा हुआ। तो अब इस चीज के अंदर जो उधर की साइड में जो आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे ये बन के आ गया। तो सिमिलरली अगर हमें रिफाइन करना है इस चीज को, जो कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को अगर हम तो ओवरटेक करें करने के लिए, तो हम थोड़ा इस सा चीज को रिफाइन रिफाइन करना कर सकते पड़ेगा, हैं। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि एडेप्ट में हम्म। स्टैमिना वगैरह नहीं आएगा ना, एडेप्ट में मैजिकल पर्सनैलिटी वगैरह आता है। एग्जैक्टली स्टैमिना विल एग्जैक्टली। कम इन फिजिकल। हाँ, ये इसीलिए ये करा है हम्म। कि इसको इसको थोड़ा सा ना इसमें ठीक करा जाए, रिफाइन, जिससे कि इसकी बिल्कुल। और क्लैरिटी होती चली जाए, हम्म। होती चली जाए। हाँ और इसको वही थोड़ा चीज क्योंकि रिफाइन बिल्कुल। होता करना क्या है, पड़ेगा। हाँ, राइट, वेरी नाइस वर्क अमन भैया, वेरी वेरी नाइस, अरे काफी अब जबरदस्त अमन जी, अरे तो मतलब जबरदस्त, सबका आप काम सबके अप्रिशिएटेबल, हेल्प से हो पा रहा है और कमेंडेबल। कुछ नहीं है, तो हमारी तो कोशिश है सिर्फ। अमन जी, वेल, मैंने बताया कि जब अमन जी जो कोई चीज ठान ले ना, अपने आप को इतना खतरनाक झोंकते हैं ना, कि वो चीज ना पैशन एकदम उच्च पैशनेट है। कोटि पे जाके ही रुकते हैं। मैंने, याद है मेरे को, जब 1.5 साल पहले अमन जी से बात हुई थी, तब इनसे मैं ये ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा था कि कैसे रचयिता ने रचना करी, एंड उसके अंदर बस एक पॉइंट था कि निर्गुण ब्रह्मांड, सगुण ब्रह्मांड एंड स्थूल ब्रह्मांड। अब ये पॉइंट इनको इतना अच्छा वो लगा कि इन्होंने पूरी अद्वैत खोद दी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा घोट के पी गए। और उस चीज के अंदर, मैं बोल रहा हूँ अभी के टाइम पे इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग पा ली है इन्होंने, सिर्फ वो इस पॉइंट पे पैशनेट पे पड़ गए। तो ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी है आप में, विल पावर को लेते हुए। हम्म, अच्छे सीकर की निशानी विल पावर ही है, राइट। डिवोशन। तो आपने जितना मोटिवेट करा है ना, और जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोगों को, तो इससे कुछ सीख ही रहा हूँ, डेली सीख रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब से गुरु मिला है मेरे को, और ऐसे ऐसे सेवादार मिले हैं, तो मतलब मुझे तो कमाल मिला, मेरी तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब जो आज से 10 साल पहले था, कुछ भी नहीं था, और आज समझता हूँ तो कि भाई कुछ बहुत अच्छा इंसान बन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा बनने की। तो ये कोशिश चल रही है। हम्म, अमन भैया ने मुझे मैसेज बिल्कुल। किया था, उनका 2-3 कैटलिस्ट एक ही दिन में लग गए थे कुछ। तो उन्होंने पूछा अब इसका मैं हम्म। क्या करूँ, कैसे करूँ? तो फिर मैंने उनको वो बायोरिदम निकाल के दिया। मैंने बोला ये देखो आपका ये यहाँ पे लाइन क्रॉस हो रहा है, इसलिए आपको कैटलिस्ट लगा है। तो उन्होंने मतलब पूरा उसके अंदर इतना स्टडी करके पूरा निकाल के पूरा यही बना दिया, सीरियसली सो पैशनेट। यही है ना। ओके, सबको ये बायोरिदम समझ में आया? किसी के कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये बहुत बढ़िया टूल है जो रानी दिया है हमें। हाँ, ये काफी बेहतर लगा मंजू का ये प्रयास। अभी हम देखे काफी बेहतर है, पूरा डिटेल में है। और जो भी बदलाव का संभावना है वो तो खैर समय के साथ होगा ही। सवाल अभी हमारा ये है, थोड़ा लेट में हम ज्वाइन किए थे, नो तो प्रॉब्लम। वो ये कि जैसे जो टूल है वो किस फॉर्मेट में होगा? वो कोई फाइल है या सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, एक्सेल क्या है? शेयर किया है, एक्सेल करा है शेयर। मैम ने ही ओके। करा है सुबह, अडेप्ट वाले उसमें हैं। बाकी मैं एक कोशिश करूंगा सबसे रिक्वेस्ट करके कि इसका एक टूल्स का अलग टॉपिक बना दें, जिसमें ये 2 टॉपिक्स अच्छा। डाले जाएंगे। कुछ फ्री विल कैलकुलेटर पाने बनाई थी, वो डाल देंगे टूल्स में। तो वो कोशिश करेंगे। बाकी अभी अडेप्ट में डाला हुआ है इस टाइम पे ये, जो हाँ, सॉरी, कौन सा, शैडो मैम ने वर्क डाला के है आज जो सुबह। रिसोर्सेस, हाँ, शैडो शैडो वर्क वर्क में, के सॉरी, हाँ, रिसोर्सेस में डाला हुआ है मैंने। डाला हुआ एक्सेल शीट है, उसमें बस अपना डेट और ये डालना है, वो अपने आप बना के दे देगा। है। हाँ। अच्छा बाकी है इसको जो टूल्स में डाल के ना, जैसे अमेंडमेंट जो होंगे ना, तो वो क्योंकि उस टूल में करने में फायदा मिलेगा हमें, तो वो एक कोशिश करेंगे कि अलग से उसमें डाल देंगे।
जिसमें उसमें अपडेटेड फाइल ही रहेगी हमेशा। उसमें थोड़ा रिफाइनमेंट की जरूरत है अमन भैया, क्योंकि जो अडेप्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे फिजिकल स्टेमिना नहीं आएगा, वहाँ पे मैजिकल पर्सनालिटी और हमारा अडेप्ट का जो भी हम वर्क करते हैं ना वो सब आएगा। सो वील हैव टू रिफाइन दैट। हाँ जी, ये नहीं, जैसे अगर हम टॉपिक में टूल्स वाला डालें ना, और उसमें ये रैकनर और डाल दें, और जैसे रैकनर अभी अमेंड होगा, तो जैसे हमने 4-5 बार अमेंड करा 3-4 महीने में, तो उसमें टूल्स वाले टॉपिक में फायदा क्या होगा डालने का, कि वो जब हम अमेंडमेंट डाल देंगे तो कोई भी न्यू डाउनलोड होगा, वर्जन होगा, वो वहीं से डाउनलोड सब लोग कर सकेंगे। फिर हमें अलग से मतलब मैसेजेस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने टूल्स कहाँ पे डाले थे। ये सोच रहा था मैं। ओके ओके नाइस। बोलो अभिषेक। हो गया, बेहतर है। सवाल तो अभी हमारा पूरा हो गया। शुरुआत किस टॉपिक पे हुआ था वो हमको शायद दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, यही टॉपिक था, देखते हैं। यही से अच्छा शुरुआत की अच्छा, थी हमने। ओके। पब्लिकली शेयर करने के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, वो क्या था? यही था? हाँ यही था। ओके। हालांकि हम भी समझते हैं कि जो कोई भी टूल है या कोई भी बेहतर आइडिया है या कोई भी ऐसा हेल्पफुल चीज अगर शेयर करने का इच्छा हो तो वो प्री रिक्वायरमेंट के रूप में लाभवान काफी बेहतर होगा, क्योंकि उसका ये होगा कि दुरुपयोग का संभावना कम से कम होगा, और जो बेहतर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है उसके तरफ लोग अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। तो अच्छा आइडिया है, बेहतर है कि जो या या मैं भी वही खोजी बोल लोग रही हैं। थी, जो सीकर्स है जो मांग रहे हैं उन्हीं को देना चाहिए, और वो भी जो लॉ फर्म हाँ, स्टूडेंट्स है, क्योंकि टूल्स का ना लोग कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, एंड देन वो हाँ, बाकी चीजें छोड़ के ना यही चीजों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी हाँ, न्यूमरोलॉजी में भी होता है ना, कि पीपल हर चीज में टैरो कार्ड से पूछ लिया, हर चीज में न्यूमरोलॉजी से पूछ लिया, मैं ये करूँ नहीं करूँ, तो फिर आपका एक फ्री विल खत्म हो जाता है, वहाँ पे आपके चॉइसेस खत्म हो जाते हैं। उसको एज अ टूल आप यूज कर सकते हो, बट टू बी डिपेंडेंट ऑन इट इज, इसलिए वो लॉ फन तक ही लिमिटेड रहना चाहिए अभी के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग देख लो। हाँ। जो बेहतर लोग हैं, बेटर इंटेंशन वाले लोग हैं, कई बार वो लोग थोड़े से स्लो कई बार काम करते हैं, लेकिन जो अ, बिगड़े हुए इंटेंशन वाले लोग हैं ना, वो कई बार पूरे पावर लगा देते हैं तो कुछ भी गड़बड़ करने के लिए, तो वो चलते कई बार इस तरह का टूल उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो थोड़ा सावधानी रखना बेहतर है कि जो खोज रहे जो बेहतर लोग हैं उनको देखते हुए देना बेहतर है। सचमुच में जरूरत है यहाँ। ठीक इसमें ना डिसर्नमेंट हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला है सारी कन्फेडरेशन में, कभी भी कोई भी चैनलिंग भी होती है तो डिसर्नमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है हम सब सीकर्स के लिए, कि हम लाइफ को नेविगेट करते हैं तो डिसर्नमेंट, अपनी सोच समझना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना। अब वैसे ही आपका एक एनालॉजी थी, शायद सेशन 72 है, तो उसके अंदर ये बताया था कि एक तो कुछ लोग होते हैं जो कि मंजिल पे फोकस करते हैं, कि उन्हें जो मंजिल चाहिए, कि यार मेरे को ये चाहिए, कि मेरे को पैसा चाहिए, एंड उसके लिए मैं क्या करूं, चलो मैं ये देख लेता हूँ, टूल देख लेता हूँ, या न्यूमरोलॉजी पता कर लेता हूँ, या मैं एस्ट्रोलॉजी पता कर लेता हूँ, और मैं जैसे मेरे को पैसा चाहिए मैं उस चीज पे फोकस करता हूँ, और बस मेरे को जैसे ही पता चलेगा मैं अपने आप को झोंक दूंगा, और फिर जब पैसा मिलेगा तभी झुकूंगा। तो रा ने उधर ये बात बोली थी कि एक तो लोग होते हैं जो पहाड़ पे चढ़ाई करने जाते हैं ना, ट्रैकिंग करने जाते हैं, हिच हाइकिंग करने जाते हैं। एक टाइप के लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ मतलब होता है मंजिल से, कि यार पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है बस, तभी रुकूंगा, तो उससे पहले मैं रुकूंगा नहीं, बस चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं फोकस, कोई वो नहीं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कि आसपास हवा के मजे ले रहे हैं, नज़ारों के मजे ले रहे हैं, पेड़ पौधों को छू रहे हैं, फूलों को महक रहे हैं, आसपास तितलियों को देख रहे हैं, तो वो जर्नी का एंजॉय करते हैं बिल्कुल। तो जर्नी को एंजॉय करना जरूरी है, चाहे आप लाइफ में कुछ भी चाह रहे हो, चाहे आपको लाइफ में अभी परेशान भी हो, तो यार ये एक एक्सपीरियंस है। ये एक एक्सपीरियंस, आपको जितना आप इसको एक्सपीरियंस को लव करोगे, आपके अंदर तक जाएगा, तो अगली बार ये परेशान होगे तो आपको परेशानी परेशानी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ भागो कि यार ये परेशानी हटानी है मेरे को, और फिर जो एक जिंदगी जीनी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो हो, आनंद हो, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर हो, सिर्फ और सिर्फ मजे हो, तो जब भी कभी भी मुश्किल टाइम आएगा आप उसे भागने की कोशिश करोगे।
आपकी चेतना उस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उस पॉइंट पे आप एकदम चैतन्य जीव रहोगे ही नहीं। इसीलिए जर्नी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन तो बदलती रहेंगी, ये सब इल्यूजन है, सब देखा जाए तो। जो चीज रहता है वो हमेशा अनंत रचयिता के अंदर प्रेजेंट मोमेंट रहता है, और इधर से ही रचना होती है सारी। तो अगर रचयिता है हम भी सारे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपनी जर्नी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिचहाइकर वाली एनर्जी ना। ये हाँ, टाइगर एग्जैक्टली। हम्म एक चीज ध्यान आया अभी, जैसा अभी आप ईशान जी बोले ना, वो कि जो जर्नी को एंजॉय करना जरूरी है, ये काफी बेहतर चीज है थोड़ा ध्यान में रखने के लिए। कई बार लोग जब पूरी तरह से संकल्पित होके किसी बड़े काम में लग जाते हैं अपने पर्सनल नजरिए से, तो वो कोई बड़ा टास्क जब कंप्लीट होता है ना, कई बार हैवी बर्नआउट भी हो जाता है, तो उसको इग्नोर करना कई बार पोलैरिटी भी शायद इसमें डाउन होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने का सिचुएशन में कोई पहुंच जाए तो फिर वो कुछ भी उसका लाइफ का पोलैरिटी चेंज हो सकता है। सो बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे रिलैक्सेशन हो गया, या फिर वो जैसा बताया कि जर्नी को थोड़ा टाइम में ऐसा फेज जो खुद से डिसाइड करना जरूरी होगा कि कब रेस्ट लेना है या कब कुछ अपने हीलिंग के लिए कोई काम करना है। सो बेहतर है। अमेजिंग अभिषेक, वेरी नाइस। बैलेंसिंग, बैलेंस ही तो है, बैलेंस ही तो बनाते चलना है, एक ही जगह पे झुकना नहीं है, सॉरी स्विंग नहीं होना है एक ही जगह पे। वेरी नाइस। हमारा क्या है कि बर्नआउट बहुत ज्यादा हुआ, रेस्ट पे हमारा फोकस बहुत ही कम हो गया था, खासकर शूटिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा लगातार लगे हुए रहते, जबकि कम से कम सप्ताह में एक बार रेस्ट लेना जरूरी होता है। जो भी ट्रेनिंग सेशन है उसमें एक दिन का कम से कम ब्रेक रहता है। और लंबा कोई कंपटीशन अगर हो गया जिसमें नॉन स्टॉप लगे हो तो फिर सप्ताह भर का ब्रेक भी लिया जाता है, तो कभी मंथली ब्रेक भी लग जाता है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि क्या प्रोग्राम है। हम्म हम्म। तो इस बर्नआउट से, आई एम सॉरी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है अभिषेक। बर्नआउट से तो अपनी पोलैरिटी कैसे ला, तुम्हारी पोलैरिटी डाउन हो रही है ऐसा तुमको क्यों लगा? हाँ, अब जैसे हमको वो क्या कहते हैं, हमको ऐसा आभास हुआ जैसे कि कुछ रेफरेंस में हमको ऐसा ध्यान आ रहा था गिन्नी मैम के लेकर के, जैसे कि हमको कई बार ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो ना वो लगातार ही वो कुछ ना कुछ अपलोड किए जा रहे हैं, इतना ज्यादा हो गया ना उसका सेशन, फिर हमको ऐसा लग रहा था कि उनको शायद ब्रेक लेना चाहिए। बट क्योंकि क्या है ना कि लगातार अब अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट हम करते जाते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन का भी बैकअप हमारे भीतर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन है या किसी एक्सपेक्टेशन के कारण ही तो कई बार लोग अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा कोशिश करने लग जाते हैं, फिर जब पूरा नहीं होता है तो फिर क्या कहते हैं कि अ, उसका नतीजा कुछ निकल सकता है, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन बर्नआउट को लेके हम इसलिए बोले क्योंकि क्या है ना कि जब हम रेस्ट लेते हैं तो उस वक्त काफी कुछ ऐसा ऐसा ध्यान में आता है जो चीज कि जहाँ पे अनजाने में हम कुछ गलती कर रहे हो तो वो चीज हमको ध्यान में आता है। तो अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे तो हीलिंग पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारे भीतर सेपरेट एनर्जी वो बढ़ते चला जाएगा, तो फिर बाद में वो एक्सट्रीम सिचुएशन में जाने का बाद कोई सोचेगा कि हम सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, तो ये संभावना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर बढ़ा हुआ एज जो होता है उनके लिए विशेषकर ये ज्यादा लागू हम समझते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं कि बड़े बड़े उम्र में जाकर के वो लोग वो कुछ सीखने समझने को तैयार हो। हालांकि जो नए जो अभी का जो जनरेशन में है या फिर जो अभी जो भी लोग जुड़े हैं फौजी टाइप के लोग हैं, वो तो ठीक है कि वो समझ लेंगे सारी बातों को और बदलाव करने को रेडी रहेंगे, बट हाँ जो हाँ, मुझे ये आ है। रही है बात समझ में, मुझे अब समझ में आ रहा है। सो जब हम बर्नआउट होते हैं, बेसिकली हम एक चीज के पीछे शिद्दत से भागते रहते हैं, और अगर वो चीज सपोज हमारे हिसाब से नहीं हुई तो फिर वो हम हाँ नेगेटिव स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल में जा सकते हैं, जिससे पोलैरिटी गिर सकती है। और अगर वो इस एज में हो रही है जहाँ पे आपके अंदर चेंजेस करना मुश्किल है, तो फिर वो और ज्यादा एक स्पिरिचुअल एंट्रोपी क्रिएट करता है। और यंगर लोगों में ये होता है कि वो चेंजेस अपने आप में बदलाव कर सकते हैं,
और ओल्ड एज में ऐसा होता है कि एक आपका ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुका होता है, अनलेस एंड अनटिल आप हाँ मेहनत से अपने ऊपर काम ना करो तो फिर आपके अंदर बदलाव करने की आपकी क्षमता भी कम होती है, एक विल पावर भी कम हो जाती है और कहीं ना कहीं आप अपने इल्यूजन में रहते हो। और यंग एज में ये होता है कि यू आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग, आप सीकिंग के स्टेज में होते हो, एक्सप्लोर करते हो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश वगैरह करते हो। तो हाँ, वहाँ पे इसलिए बर्नआउट के स्टेट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बर्नआउट के स्टेट में आपका पोलैरिटी नीचे जा सकती है। आई एग्री विथ यू अभिषेक। वैशाली ने यहाँ पे बोला कि एक्सेप्टेंस करेक्ट, एक्सेप्टेंस में कभी नहीं आ पाते। ओ अच्छा, ओल्डर पीपल, या तो ये चीज भी अपने आप अंदर एक्सेप्ट करना कि हाँ आए, मैं एक चीज के पीछे भाग रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रही है, तो लोग ना छोड़ नहीं सकते उस चीज को, वो होता है, तो वो एक स्पिरिचुअल एंट्रोपी क्रिएट करता है, एक होता है ऐसा। जैसे अभी ईशान ने बोला ना कि हमें क्या, उसने बोला कि एक हिचहाइकर की जो एनालॉजी उसने दी कि लोग अपने गोल पे फोकस करते हैं, पर उस गोल पे जाने के लिए रास्ते में जितनी भी ब्यूटी है, जितने भी आपके लेसन है, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, उनके साथ आप एक बॉन्ड नहीं बना पाते, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, उन लोगों को नहीं एंजॉय कर पाते, उस नज़ारों को नहीं एंजॉय कर पाते, क्योंकि आपका फोकस एक ही चीज में है। अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही दिख रही है तो वो हम्म। काफी डिस्टॉर्शन पैदा कर सकती है अगर एंड रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं हुआ तो एक डिस्टॉर्शन, वहां पे सेपरेशन बन सकता है आपका, आपके बीच में और क्रिएटर के बीच में। जर्नी स्लो हो जाती है जो आगे बढ़ने की वो सिचुएशन। अच्छा, एक सवाल अभी उठा सोनिया जी, वो स्पिरिचुअल इंट्रोपी का मतलब हम ठीक से समझ नहीं पाए, क्या मतलब? एनर्जी लीकेज होती है, स्पिरिचुअल एंट्रोपी अच्छा मतलब अच्छा, एनर्जी लीकेज होती है, ओके। एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो प्रोटेक्शन स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड जो है उसमें भी वो इमेजिंग में भी दिखता है, बट हम ठीक से अभी देख नहीं पाए। वो फ्यूचर में कहीं अगर होगा व्यवस्था तो चेकअप कराएंगे एनर्जी फील्ड का दोबारा। हम पहले भी कराए थे बट उसमें भरोसा कम हो रहा था। चूंकि हम ओके, टेक्नोलॉजी देखे नहीं कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको तो लग रहा था फोटोशॉप शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मुझे भी नहीं पता क्या उस हमको टेक्नोलॉजी के बारे में, पर मुझे लगता है हम मेडिटेशन में आप उसको बेहतर तरीके से जान सकते हो, आपकी एनर्जी आपको फील होनी चाहिए बाकी कैमरा में वो कैद हो ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके। और किसी की कोई क्वेश्चंस है? और भी लोग बोलिए प्लीज। हाय यस, प्रज्ञा जी। मेरा भी। हाय। हाँ प्रियंका जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली जैसे हम जब फॉरगिवनेस की बात करते हैं ना, किसी को फॉरगिव कर देना और ये रिकॉग्नाइज कर लेना, मतलब जज नहीं करना, राइट? फॉरगिवनेस मतलब तब आती है ना जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हो, सिचुएशन को, किसी पर्सन को, कि चलो आपने बार बार इग्नोर किया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, आप जज नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी सारी चीजें देख रहे हो, आप उसको ध्यान से पूरा स्टडी करने के बाद में वो अगर आपको इफेक्ट करता है तो फिर आप उसको फॉरगिव कर देते हो, फिर आप थोड़ा कट ऑफ कर लेते हो, तो ये सही है ना कि आप उसको फिर से वापस वो चांस नहीं दोगे ना, लाइक आप अपने आप को स्टूपिड की तरह की लाइक वापस से सर्व नहीं करोगे ना, सेम सेम चीज रिपीटेशन हो, ये नहीं चाहोगे ना, तो ये करेक्ट वे है क्या? हाँ काफी हद तक, हाँ। हाँ वैशाली बोलो, बोलो बोलो। एक्चुअली फॉरगिवनेस का मैं आज मॉर्निंग में ही कुछ पढ़ रही थी, तो सर फॉरगिवनेस इज बेसिकली एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से ही आता है। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर दे, जो जैसा है जैसी है वैसा है चीज़ें भी, तब भी हाँ ही हम फॉरगिव कर पाते हैं। जब हम फॉरगिव हाँ कर देते हैं ना, तो हमारी और सामने वाली दोनों की पोलैरिटी का एक बैलेंस होता है, दोनों आगे बढ़ पाते हैं। तो मतलब प्लस, हाँ, फॉरगिवनेस इज बिग डील, बहुत बड़ी यस, चीज। बट वो प्रॉपर वे में, मतलब उसको पूरा अच्छे से एक्सेप्ट करो, मतलब पूरा चीज हम्म। समझो, और उसी के बाद में ऐसा नहीं कि किसी ने, चलो सपोज ये पढ़ा है मैंने तो ये मेरी लर्निंग्स हैं कि मुझे तो बस कि सबको फॉरगिव करना है। कुछ लोगों के मन में ये रहता है लाइक कि हाँ, अगर मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ तो चलो मुझे बस यही सीखना है, मतलब अगर वो नहीं भी कर रहा है फिर भी उसे सीखना है, इसलिए वो फॉरगिव कर देते, कुछ लोग ऐसा करते हैं।
बट ये ट्रू फॉरगिवनेस तो वही है जब आप किसी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, मतलब उसको पूरी तरह से समझ लेते हो, और उसी को फिर जब वो आपको दिखने लग जाता है ना, लाइक कि ये तो मैं ही हूँ, तो हर एक तरह से मतलब सारे एंगल से जब जान लेते हो, राइट। बट या इसके साथ मैं मेरा एक ये भी पॉइंट है प्लस कि क्या ये सही है कि फिर हमें तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि नो दिस इज, ये जो चीजें हुई है इससे मुझे इतनी तकलीफ हुई है, यहाँ यहाँ पे मुझे हर्ट भी हुआ था, फिर भी मैंने तुम्हें मतलब उसको ये चीज बताना तो पड़ेगा ना, उसको भी तो ये चीज समझ में आनी चाहिए ना। तो ये क्या करेक्ट वे है? इट डिपेंड्स कि अगर बार बार होती है तो फिर एक बैलेंस बनाना, बाउंड्रीज करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। 49 का भी हाँ हमारा यस। भी आता है, तो वी कैन डू दैट विद लव। और हाँ इन क्वांटम लेवल पे हम उनको फॉरगिव करें, एक्सेप्ट करें उनकी गलतियों के साथ, उनकी चॉइस है, उनकी फ्री विल है। सपोज फॉर एग्जांपल हमारा हाँ, फैमिली चाहे पर्सन वो है। समझे या नहीं समझे, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि अगर हाँ, हम भी कहीं हर्ट हुए या फिर जो जो चीजें उन्होंने की तो वो चीजें कहाँ पर हमें मतलब मतलब अच्छा फील नहीं करवाई है हाँ, तो भी हम कट ऑफ प्रेम करें, से लेकिन समझा नॉर्मल सकते वे हैं में उनको। नहीं करें। यस यस एग्जैक्टली। अब अगर कोई मेरा इस पे बंदा मैं रिफ्लेक्ट हाँ, मैं अगर इस यस। पे रिफ्लेक्ट करूं तो फॉरगिवनेस का, एक्सेप्टेंस का इसमें ये मतलब ये नहीं रहेगा कि आप उसकी गलत चीजों को, मतलब आप वो गलत करे बढ़ावा जा दे। रहा है और फिर उसके बाद भी आप उस चीज को कुछ ना बोलो। तो हाँ एग्जैक्टली यही मैं भी फॉरगिवनेस सोचती में थी। आपने बहुत अच्छे से पॉइंट करा, आपने जो उसकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि लोग नहीं समझ पाते। फॉरगिवनेस को ये हम्म समझते हैं ज्यादातर लोग कि बस माफ कर दिया, दिल से उतार दिया एंड बस चीज को ध्यान हम्म नहीं दिया। वो फॉरगिवनेस नहीं हम्म होता कि उस चीज को इग्नोर कर दिया हम्म और फिर अपने रास्ता बदल दिया, ये फॉरगिवनेस नहीं है। फॉरगिवनेस ग्रीन रे से हम्म बनता है, और ग्रीन रे का मतलब है सामने वाले को एज अ क्रिएटर, एज अ रचयिता देखना। एंड सामने वाले को एज अ रचयिता देखने का मतलब है मेरे और सामने वाले में सेल्फ और अदर सेल्फ में अंतर नहीं है। और सेल्फ और अदर सेल्फ हाँ को अगर सीकिंग में जाते हैं, इस चीज में सेवा में जाते हैं, तो इसका मतलब आप सेल्फ को जानते हो, अदर सेल्फ को जानते हो, तो वो सेवा आती है यहाँ पे रचयिता के लिए। बिल्कुल। तो ग्रीन रे हम्म की जो प्रैक्टिस होती है इसके अंदर हम अदर सेल्फ जो रचयिता है हम उसे जानते हैं। तो ग्रीन रे की प्रैक्टिस हम्म ये यहाँ पे होती है, एंड यही प्रैक्टिस की वजह से जो पोलराइजेशन होती है, जो आध्यात्मिक आपका वृद्धि होती है, वो इसी प्रैक्टिस की वजह से होती है कि आप अदर सेल्फ को ग्रीन रे ओपन करके अगर दूसरे रचयिता जो जिस एक अलग, एक इन्फिनिटी का एक अलग एक्सप्रेशन है, अनंतता का एक अलग एक्सप्रेशन है, आप उस अनंतता के अलग हम्म एक्सप्रेशन को जो कि आप नहीं हो, आप उसे अपनाते हो, उसे जानते हो और उसे अपना हिस्सा बनाते हो। एंड वो चीज करने में आपको अनुभव मिलता है जो कि आप अपने रास्ते से नहीं पा पाते हो, क्योंकि आपका रास्ता आपके लिए यूनिक है। और ग्रीन रे की वजह से आपको उसका रास्ता समझ आता है। जैसे कि अब हम लोग जीते हैं, हमको बचपन से कई बारी बहुत दुनिया बहुत ऐसा लगता है कि जब हम सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें सब प्यार करते हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, दुनिया बहुत वो है, शांत है, सब सब लोग काफी अच्छे हैं दिल के। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं रियलिटी में, हमें पता चलता है दुनिया बहुत जालिम भी है, दुनिया बहुत वाइल्ड है, वो जंगल जैसा है इस माहौल यहाँ पे। तो यहाँ पे शिकारी और शिकार भी होते हैं। तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ रियलिटी होता है जो कि हमें तब पता चलता है जब हम रियलिटी की सच्चाई पाते हैं। एंड उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति जिससे हमें कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव कैटलिस्ट मिल रहे हैं, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने उस चीज की इग्नोर कर रहे हो। अब यहाँ पे ये आता है कि आप विजडम क्या पाते हो। लव और लाइट हमेशा एक साथ रहते हैं, लाइट और लव कभी अलग नहीं हो सकते। और लव बिना लाइट का अधूरा है और लाइट बिना लव के अधूरी है। तो आप जहाँ पे लव कर रहे हो वहां पे आप लाइट भी पाओ, कि आपने यहाँ पे लव करा पर यहाँ पे लाइट क्या मिली, मैंने लव करा, मैंने जाना एक अनंत रचयिता क्या है। और वो अगर व्यक्ति की उसकी मोरालिटी, उसका नैतिक सिद्धांत गलत है, तो आपने उसको जाना और आपने ये चीज समझा, अपने दुनिया की जो आपकी समझ है, जो कि एक कहीं कहीं ना कहीं अधूरी थी, कि सब लोग भला करते हैं, सब लोग दिल के अच्छे होते हैं और जो गलत करने वाले होते हैं ये बहुत गलत होते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि सामने वाला गलत करता है तो क्यों करता है, कहीं ना कहीं उसकी कोई जरूरत है हम्म जो पूरी नहीं हुई, क्या पता उसका बैकग्राउंड में उसको कोई सदमे मिल रखे हो, ट्रॉमेटाइज्ड हो, क्या पता उसको अपब्रिंगिंग में ही उसको कंडीशनिंग इसकी ऐसी हुई हो कि उसके लिए ये चीज नॉर्मलाइज हो रखी हो और उसे हीलिंग की जरूरत हो। तो ये सब चीजें समझ आती हम्म है हमें सामाजिक तौर की, और अपने वर्ल्ड व्यू हमारा एक्सपैंड होता है। तो एज अ रचयिता ये हम सेवा कर पाते हैं जब हम ग्रीन रे का एक्चुअल यूज कर पाते हैं। तो लाइट और लव दोनों जरूरी है, कभी भी फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस आती है तो इकलौता लव से काम नहीं चलता इसमें। मतलब यही कर रही थी तो मैं सोची थी ये तो करेक्ट ही है ना, एक बार मैं पूछ ही लेती। काफी अच्छी ये चीज अंडरस्टैंडिंग लेते हुए कर रहे हो आप। वेरी गुड, आई लाइक दैट। हाँ, वो ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको समझाना तो चाहिए। जब वो गलत कोई कर रहा है तो उनको प्यार से, और स्पेशली बाउंड्री, हमें वो हेल्दी बाउंड्री भी
यस, वो अर्ली बहुत बाउंड्री इम्पोर्टेंट है। समझना बहुत जरूरी है। हाँ या और स्पेशली वो चीजें कब होती है, हमारे आसपास के लोग, फैमिली के लोग में बहुत वो चीजें पाई जाती है, क्योंकि मतलब हाँ सपोज हमारे नेबर्स होते हैं तो इट्स ओके, बाहर कोई अगर कोई है तो दैट इज फाइन, बट यही चीजें बार बार हमारे फैमिली पैटर्न्स में रिपीट होती है तो उनको और वो भी समझाना बहुत प्यार से क्लोज होते हैं बहुत ना। जरूरी है। हाँ हाँ, क्लोज वाले ही होते हैं, वही हमारे क्लोज वाले ही करते हैं। नंबर 1 कैटलिस्ट होते हैं। अब इस और टॉपिक पे जहाँ पे हमको दूसरों को बताना है कि यहाँ यहाँ आपने गलती की थी, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो सामने वाला उस माइंडसेट में होना चाहिए कि उसको समझ में आए कि हाँ, उसने गलती की नहीं की। हाँ कुछ एग्जैक्टली नार्सिसिस्ट हाँ लोग ये होते हैं बहुत जो आपके ऊपर नहीं ट्रॉमा समझेंगे। डंपिंग कर देते हैं एंड दे हम्म डोंट रियली दे नो, उनको नहीं समझेंगे की बात नहीं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। हाँ, सबको पता एक्सेप्ट होता है अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं ना, हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने हम्म आप को एंटाइटल्ड फील करते हो ना कि ये तो हाँ, आई एम एंटाइटल्ड टू डू दिस और आई एम पनिशिंग दिस पर्सन, आई एम एंटाइटल्ड टू पनिश दिस पर्सन, उस इंसान से बात करके आप हम्म अपनी एनर्जी लॉस कर दोगे। उस इंसान से कट ऑफ करना ही बेटर है, मुझे तो लगता है। सही है। अनलेस एंड वही अनटिल मैं ट्रू। कोई भी इंसान आपकी बातों को समझ रहा है और वो उस लेवल पे है जहाँ पे आप अपनी गलतियों को समझ सके, उस इंसान से बात आप कर हम्म सकते हो। लेकिन जो ट्रू, नार्सिसिस्ट है उससे बात और वो करना भी आप बहुत बार, कोई फायदा वही नहीं। बहुत बार ट्राई करते हो ना, चलो वो नहीं भी समझ रहा फिर भी आप अपने एंड से बहुत सारा ट्राई करते हो, चलो इस बार कर दिया। और ऐसे हम्म मतलब कम से कम 10 से ज्यादा बार तो आप कर ही लेते हो उसको हम्म अंडरस्टैंड करना, उसको समझाना। फिर भी नहीं समझ रहा तो फिर तो यही वे है ना कि आप यस, कट फिर ऑफ। एक दूरी हो जाओ। हाँ हाँ, तुम अपने रास्ते, ओके। हम अपने रास्ते। गुड, टाटा, गुड हम्म बाय, लव एंड लाइट टू यू, स्टे वेयर यू आर। ऐसी ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक तरीका बताऊं, तो जो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप पे दबाव बनाया जा रहा है और आपको सिकोड़ा जा रहा है, चाहे वो आपको डर के माध्यम से सिकोड़ा जा रहा है, या तो आपके ऊपर दबदबा बना के सिकोड़ा जा रहा है, या तो फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश करी जा रही है कि आप एकदम सही चल रहे हो लेकिन आपको गलत साबित करके, आपको अपने ऊपर शक करवा के, आपको अपने आप से नफरत करवा के, एक नेगेटिव परसेप्शन के अंदर डाल के फिर आपको कंट्रोल या मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है, जो कि सर्विस टू सेल्फ वाले काफी बखूबी करना जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आप अदर सेल्फ को जब आप जानने की कोशिश करते हो ग्रीन रे के थ्रू, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जान के स्वीकार करके आप ठस बैठ गए, आपको बैठना नहीं है, पैसिविटी में नहीं जाना है। सर्विस टू अदर्स में सेवा करने का मतलब पैसिविटी नहीं है। सर्विस टू अदर्स में आप सेवा कर रहे हो, आप दूसरों से प्रेम कर रहे हो, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आपका ये नहीं है कि आपको बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो भैया सबकी सिर्फ केयर करता है, प्रेम अपना बचाव नहीं करता है, प्रेम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर कोई नुकसान मेरे को पहुंचाएगा, मैं झेल लूंगी, मैं स्वीकार कर लूंगी, नहीं, ये नहीं होता। यहाँ पे बैलेंस आता है कि जब आप एक अदर सेल्फ का एक इफेक्टिव येलो रे देख रहे हो, एक इफेक्टिव ऑरेंज रे देख रहे हो, इफेक्टिव ब्लू रे देख रहे हो, वो आप पे कहीं ना कहीं इसी वजह से दबाव बना पा रहा है क्योंकि आपका येलो रे कहीं ना कहीं वीक है, आपका ऑरेंज रे कहीं ना कहीं वीक है, आपका ब्लू रे कहीं ना कहीं वीक है। अब वो ग्रीन रे बाईपास करता हुआ जो सर्विस टू अदर सेल्फ का एंटिटी है, उसका जो बाकी सेंटर्स जहाँ पे स्ट्रांग है, आपके जहाँ पे वीक है, वो आपका वहां पे दबाव बना रहा है। तो यहाँ पे सबसे सबसे अच्छा बैलेंस बनाने की जो आती है वो आपको ये आती है कि आप सामने वाले से येलो रे कैसे सीख सकते हो अदर सेल्फ के साथ, जिसकी वजह से आपको इम्बैलेंस एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। सामने वाले से आप ब्लू रे कैसे सीख सकते हो, अगर मैं इस चीज को मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं, तो जो क्या होता है कि कई बार हम अपना स्टैंड नहीं ले पाते और सामने वाले अपना स्टैंड ले पाता है, कई बार सामने वाला गलत होता है तब भी वो अपना स्टैंड ले रहा होता है, कई बार हम सही होते हैं तब भी अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे। और अपना स्टैंड लेने में चाहिए होता है पावर, उसमें चाहिए होती है ऑरा, उसमें चाहिए होती है अंदर से एनर्जी, उसमें चाहिए होती है इच्छा शक्ति, ये सारे येलो रे की एनर्जीज हैं। और दूसरी तरफ एक एनर्जी आती है ब्लू रे की। एंड ब्लू रे जो आपका सर्विस टू सेल्फ के काफी मैनिपुलेटिव एंटिटीज होते हैं, वो ब्लू रे का बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं, बातों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि आप चाहे सही भी हो और वो चाहे जितना भी गलत है और उसके अंदर आप ही को गलत साबित कर देंगे। तो वो ब्लू रे की अपना शब्दों को जो तोड़ मरोड़ के पेश करा, एक्सप्रेशन सेल्फ एक्सप्रेशन उन्होंने जो करा, डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन करा। अब आपको अगर सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं आता तो जायज सी बात है, आप उनसे compete ही नहीं कर सकते क्योंकि आप उसमें लॉजिक के अंदर और उनके एक्सप्रेस करने की एबिलिटी में दब जाओगे, सारा आप उसके अंदर डूब जाओगे। तो ये आप अदर सेल्फ के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वीकारता ही नहीं आती है, अदर सेल्फ को जो बात आती है कि आप दूसरे रचयिता का अनुभव कर रहे हो, एंड दूसरे रचयिता का अनुभव करने का मतलब है आप और वो एक ही हो, और आप और वो एक ही हो का मतलब ये है कि उसमें जो क्षमताएं हैं वो आपके अंदर भी हैं लेकिन आप में वो इनएक्टिव है कहीं ना कहीं। तो अब आप जब ग्रीन रे का इस्तेमाल करते हो तो ग्रीन रे का मतलब ये है कि आप और उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी आप उसकी क्षमताओं को समझना शुरू करते हो और उसकी क्षमताओं से
आप क्योंकि आपके पास हार्ट रे ओपन है, अब आप जो क्षमताएं आपको किसी दूसरे सर्विस टू सेल्फ एंटिटी से मिली है, लेकिन आप उसका गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपको पता चल रहा है कि यार मैं अपना बचाव कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी जो बात है मैं अपना स्टैंड कैसे ले सकता हूँ, अपने आप को लेते हुए एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूँ, तो उस पॉइंट पे आप अपनी पावर्स का अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे, और आने वाले टाइम तक भी ये चीज फिर आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपका तो विकास हो गया, क्योंकि आपका ग्रीन रे ओपन है, लेकिन उसका तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका ग्रीन रे बंद है। तो वो इन्हीं तरीकों से अपने आप से ही उलझते हुए वो आपका विकास होगा, जो कि काफी स्लो तरीका है सर्विस टू सेल्फ वालों का। तो ग्रीन रे सर्विस टू अदर्स बहुत बहुत पावरफुल चीज है, बस उसको पैसिविटी में ना लेकर जाया जाए कि सिर्फ केयर नर्चरिंग और एक तरफा सर्विस टू अदर्स करना, कि भैया सिर्फ सेक्रीफाइस करना अपने आप का, इस नजरिए में ना लेके जाया जाए, और एक ग्रोथ मोटिव से जरा देखा जाए इस चीज को। तो बहुत बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होती है सर्विस टू अदर्स में, 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज्यादा होती है। जैसे रहा कहते हैं स्प्रिंग बोर्ड होता है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का, इस तरीके से स्प्रिंग बोर्ड है, क्योंकि सेल्फ और अदर सेल्फ में कोई लिमिटेशन नहीं है, और फिर आपके लिए इन्फिनिट पोटेंशियल्स खुला हुआ है। तो बेसिकली दूसरों से सीखना, दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग, कि वो अगर अपने ब्लू रे को जिस तरह से यूज कर रहा है उससे सीख के हम भी अपने लिए अपने ब्लू रे को यूज कर सकते हैं, तो उसको ग्रीन रे से बैलेंस करके जहाँ पे हमें अपने लिए स्टैंड सिंपल लेना है चीज है, वहाँ पे देखो। स्टैंड लेना हाँ जी। तो इसमें बात ये आती है कि हम सब एक तरीके से डांसिंग थॉट्स हैं, जैसे कि सेशन 1 में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हम सब एक डांसिंग थॉट्स हैं, और हम सब एक ना एक कोई ध्वनि है। मैं एक यहाँ पे गाना, एक मैं बज रहा हूँ यहाँ पे, सोनिया यहाँ पे गाना बज रहा हूँ, यहाँ पे अभिषेक के गाना बज रहे हैं, तो हम सब एक अपने आप में एक वाइब्रेशन है, एक ध्वनि है, एक म्यूजिक है, जो कि इस पूरे ऑर्केस्ट्रा जो रचयिता का बज रहा है उसके अंदर है। पर होता क्या है कि कई बार ये जो धुन बज रही है वो कहीं बेसुरी सी हो जाती है, एंड वो बेसुरा एक तरीके से क्या है कि इम्बैलेंस हो रहा है, कि कहीं सर्विस टू सेल्फ एंटिटी के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, एंड वहां पे एक डिस्टॉर्शन हो रही है, जिसकी वजह से मैं प्रेशर में आ रहा हूँ, मैं सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा हूँ, मेरी चेतना विकृत हो रही है, मेरी चेतना अंदर की तरफ सिकुड़ रही है। उस पॉइंट पे मेरे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरा सुर कहाँ पे गलत बज रहा है, हर किसी का अपना अपना बैलेंस है, एंड उस हिसाब से ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं इम्बैलेंस कहाँ पे हो रहा हूँ, मेरे को बैलेंस कहाँ पे बनाना है। सबकी अपनी अपनी वो होती है, इंट्यूशन होती है, ये पता करना कि यार मेरा यहाँ पे इम्बैलेंस है, मेरे को यहाँ पे बैलेंस बनाना है। और यही तरीका है, एक तरीके से हम धीरे धीरे अपने सुर और ताल को हम सही करते जाते हैं, और वैसे ही हम अपने आप में कैसी ध्वनि बन जाते हैं, कैसी वाइब्रेशन बन जाते हैं, जो कि हम चलती हुई हम प्रकाश की ऊर्जा हैं। तो अपना बैलेंस इसमें आता है। अभी अगर माइक्रो मैनेजिंग पे जाए तो हम बैठ के तो हम सब चीजों में डिटेलिंग में पहुंच जाएंगे कि येलो रे ब्लू रे मेरे सारे सेंटर में बैलेंस है, मैं खुद पूरा वो नहीं हूँ, इम्बैलेंस एंटिटी नहीं हूँ। लेकिन ये चीज आनी चाहिए कि एक सुर आना चाहिए, एक ताल होनी चाहिए, कि एक बैलेंस अपना हर किसी का अपना अपना होता है, एक अल्टीमेट बैलेंस किसी का नहीं होता देखा जाए तो। जहां भी आपको इम्बैलेंस लगता है बस वहां पे बैलेंस बनाते जाओ, जैसा आपको कैटलिस्ट मिलता है उसको प्रोसेस करते जाओ, रास्ता चलते जाओ, रचयिता के गुण गाते जाओ। नाइस। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। सपोज जैसे ये बहुत बहुत बारी हो गया, ठीक है, इसका रिपीटेशन, जो भी है कैटलिस्ट या जो भी आप है अदर सर, तो अगर सपोज हम उससे बिना बताए ही फॉरगिव करके और अपना अलग से कट ऑफ कर लेते हैं, तो क्या वो सही होगा अगर हम उसको बताएंगे नहीं तो? क्योंकि उसको बताना भी तो जरूरी है ना। सारे तो रास्ते आप सही हैं। तो नहीं बता सही तो मैं मुझे मत- पता था कोई ना कोई तो ये बोलेगा ही। मतलब तो मुझे वो पता था आपकी सही चॉइस गलत होगी तो और कुछ फ्री नहीं। विल होगी, कुछ भी हाँ, सही गलत है नहीं, है हाँ, ना? देयर इज बट नो वो सो राइट और दैट इज रॉन्ग। बैलेंस होगा, परफेक्ट। मुझे नहीं। क्योंकि देखो मुझे ना अंदर से ऐसा फील होता है ना कि देखो, आप जब जब तक कोई चीज बताओगे मैं नहीं, समझ ठीक है पा ना, रही हूँ कि प्रियंका जी आपकी पूरी हाँ, सिचुएशन से। मैं समझ पा रही हूँ कि वैशाली और सोनिया शायद समझ जाएंगे। आई क्योंकि आई मैंने कैन पता गेट है इट कंप्लीटली। मैंने पूरी जिंदगी मैंने यही किया, पता है, मैंने बचपन आई से यही किया, इसलिए अंडरस्टैंड मेरी टोटली। लिस्ट में बहुत कम लोग हैं। क्योंकि सब लोग को फिर हर्ट हो जाता है ना जब आप बहुत हाँ, टाइम मैं समझ बता गई। देते हो। हाँ, पर एक हम्म। ही बार मैंने नहीं किया और वो मुझे बहुत कचोट रहा है अंदर से कि ये इस टाइम मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, किसी को बताया क्यों नहीं। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ टू एज वेल, क्योंकि हमारे सर्विस टू सेल्फ को अदर्स, ही लव करना है। सर्विस टू अदर्स के साथ यही प्रॉब्लम है। हम ना हम्म। दूसरों के लिए इतना करते, एक बार हम खुद के लिए कुछ कर ले तो हमें गिल्ट में चले जाते हैं। ट्रू। आत्म सेल्फ लव ही बलिदान की नहीं पोटली, है। आत्म बलिदान की पोटली है सर्विस टू अदर्स। और हाँ, यहाँ अपने पे लिए अगर कुछ कर ले तो बुरा लगता है। और देखो ट्रू पता है ट्रू। क्यों नहीं, क्यों ऐसा लगा, क्योंकि अगर आप ये बहुत पहले बता देते ना तो वो इतना ज्यादा ड्रैग नहीं होता ना कोई भी चीज। अगर जो ट्रू चीज ट्रू। करने वाला है ना,
आप तो ठीक है यस संभल गए, लेकिन उसके साथ में और भी लोग हैं ना, तो फिर चलो वो तो अपना, हाँ लेकिन फिर वो ज्यादा लंबा खींच नहीं सकता ना वो और आपके साथ वो टुकड़ी चीज, ऐसी बड़ी वो लंबी होती गेम। है हाँ उसकी राइट। अपना येलो रे को थोड़ा एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करो। जहाँ पे स्टेप अपना स्टैंड लेना है वहां स्टैंड लेना है, फिर सामने वाले को एक्सप्लेनेशन देना है नहीं देना है वो हमारी इच्छा। वो उस लायक ही नहीं है आई शायद, डिड एवरी एक्सप्लेनेशन के टाइम। लायक ही नहीं है शायद। समझ गई मैं नहीं मेरा तो ये बहुत स्ट्रांग है, मैंने हर बार ये किया है, तो दैट्स वाई मेरे पास बहुत कम नंबर्स में है मेरे अपने, बस बहुत क्लोज वन। बट ये एक ही बार मेरा हो हुआ, तो वही एक एक बार जो होता है ना, तो वो आपको बहुत फील होता है। तो बस वो हाँ एक बार अभी हुआ था इसीलिए, अदरवाइज तो मैं कर लेती हूँ बैलेंस। या हम्म और एक चीज थी शायद जो ईशान कह रहे थे ना, तो उसके अंदर में एक चीज की प्रोग्रामिंग भी ऐसी है समाज की कि भाई हमें आ ही जाती है दिमाग में भाई मतलब ये नहीं लाना चाहिए एक्चुअली कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, इसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। इतने बड़ी मतलब प्रोग्राम चली आई और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चेंज भी नहीं होगी। जैसे कौन सा पॉइंट था, आई फॉरगॉट वन ही पॉइंटेड अबाउट क्या था, वो लोग ब्लू रे से इतना मैनिपुलेटिव करेंगे, इतना अच्छे से जाने का हमें मतलब इतना मैनिपुलेशंस में ले जाएंगे हम, वो इतना आता नहीं है हमें कि भाई ब्लू रे से इतनी चीजें याद होगी उन लोगों, हमें तो पता भी नहीं होता है कि भाई वो कहाँ से उठा के लेके आए हमारे सामने आई सो पता अंडरस्टैंड नहीं व्हाट you're trying to say। कभी कभी ना कुछ लोगों को ब्लू रे एक्सप्रेस करना बहुत कैसे। मुश्किल होता है, अपने लिए स्टैंड लेना, या सामने वाला अगर मैनिपुलेटिव बातों को घुमा रहा है और हमें हम्म पता है कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन हाँ उसको गलत साबित करना भी हमारी ब्लू रे में वो क्षमता नहीं है, तो उस वक्त ऐसा हो जाता है ना कि हम्म मतलब क्या ही बोले है इसको, मतलब ये सामने वाला नहीं तो नहीं, बहुत लाइक होशियार हाँ, है। गलत साबित तो ठीक है, गलत तो नहीं भी करना है, हमारा लेकिन स्टैंड लेना भी एटलीस्ट सच तो नहीं कर बता दे। पाते। सच तो हाँ बता दे कि सच। देखो भाई आप जो समझ रहे हो ना, ये तो गलत फहमी है आपकी। ओके लाइक ये ऐसा तो रिकॉर्डिंग है ही बंद होने नहीं। के बाद मैं एक चीज शेयर करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन देयर, आई हैव डिड इट दैट, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है रिसेंटली, तो हाउ आई डिफीट दैट, कैसे बताया मैंने वो मैं बताऊंगी आपको, या पर्सनली भी बता सकती हूँ। नहीं नहीं, पर्सनली रिकॉर्डिंग बंद बता होने दो। के बाद कर लो ना। पर्सनली भी ठीक नहीं कोई पर्सनली बात नहीं ना, सब लोग भी है। तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना। हम्म ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड? फॉरगिवनेस अच्छा टॉपिक है, सर्विस टू अदर्स के लिए बहुत फाउंडेशनल था, अच्छा टॉपिक लाया आप प्रियंका जी। यस अरे एक एक न्यूज शेयर करूं। हाँ 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 करो। जी। अभी जस्ट मुझे मेरी डॉटर ने बताया कि एक हम्म 11A सीट नंबर था, उस क्रैश प्लेन में से वो अलाइव बच गया, 42 इयर्स का एक पर्सन। हाँ, क्या। वो मैंने भी 11 देखा, नंबर का सीट था। हाँ, वो मैंने अभी वो देखा। अलाइव है और हाँ, बिल्कुल हेल्दी है, सही से चल और के वो आ रहा है। निकला बाहर, मतलब इतने बड़े क्रैश में से चल के बाहर निकला है वो। वाओ। मैंने आपको बोला ना, हाँ। मेरे मेडिटेशन में जो मैंने नोटिस किया हम्म कि मैक्सिमम लोग जो वहां पे गए ना, दे वर सपोज टू, मतलब एक सिंक्रोनिसिटी ऐसी हुई कि सबने वही प्लेन, वही सीट, वही टाइम पे सबने बुक किया, एंड दे वर ऑल सपोज टू लीव एट द सेम टाइम। और उसमें से कई ऐसे भी लोग हैं जिनको एनडीए होना था, नियर डेथ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करना था हम्म। उनको। तो वो भी कुछ लोग हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं ना, मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो। और कुछ लोग देखो जिनको नहीं जाना था, वो हेल्दी बच, इतने बड़े क्रैश में कैसे हेल्दी बच गए सोचो। हाँ कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब। सब कुछ प्लान था, मुझे तो लगता है। इट्स लाइक इसलिए अब हम बस अपना लव एंड लाइट उनको दे सकते हैं। अब ये क्यों हुआ वो तो नहीं मुझे पता, बट उनके सारी सोल है वो पीसफुली, मतलब जो मतलब मर गए हैं वो पीसफुल ट्रांजिशन हो अच्छी गणतवता में, और जो मतलब क्या बोलते हैं सफरिंग कर रहे हैं उनको मतलब पीसफुली हील हो जाए ये जल्दी से। हार्वेस्ट ही हुआ है ना, मास हाँ हार्वेस्ट हुआ है ये। यस। हम्म। हार्वेस्ट का तो ही मतलब हार्वेस्ट लग रहा है सब कुछ। या हाँ अर्चना जी बोलिए। मुझे बस ये बोलना था कि अगर हार्वेस्ट हुआ है उनका, तो उन्होंने वो चूज किया होगा ना कि ऐसे हम लोगों को जाना है यहाँ से, वो अरेंज, लाइक एक तरह से रैंडम अरेंज हो कैटलिस्ट। गया था वो, रैंडम नहीं था ये। हाँ, यू कैन कॉल इट अ रैंडम ये कैटलिस्ट। हम लोगों के, हाँ, ये जो था ना,
पहले से चोजन था कि सब एक ही जगह, मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि सो मेनी पीपल हु वर सपोज टू लीव, सबने एक ही टाइम पे एक ही फ्लाइट बुक की, उसी फ्लाइट में सारे के सारे थे, तो दिस वाज प्री प्लान। वैसे पूरा बड़ा ग्रुप था ना, तो हाँ शायद इन पूरा सब ने ग्रुप। साथ में ही किया होगा। इतने नंबर से। और वर्ल्ड का फर्स्ट क्रैश है ये, लाइक ये फर्स्ट क्रैश है अब तक जो भी प्लेन की हिस्ट्री में हुआ है, कि बस टेक ऑफ हुआ प्लेन और वो क्रैश हो गया। लाइक विदिन ऐसे हुआ नहीं 8 कभी इतना क्लोजेस्ट। वैसे अमीराबाद ही लैंडिंग होती हूँ जब भी मैं इंडिया आती हूँ, क्योंकि दैट इज माय नेटिव प्लेस, दैट्स वेयर आई बोर्न एंड हैव अ लाइफ ब्रॉट अप। तो अब मुझे पूछना पड़ेगा, आई होप हम्म एवरीथिंग ओके। और सबसे सेफ एयरपोर्ट था ये अभी तक। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस फॉर होल माय फैमिली ऑलवेज लैंड इन अमीराबाद एयरपोर्ट एवरी टाइम, इवन आई बीन 2-3 times। या और किसी के कोई क्वेश्चंस? परमजीत जी, प्रज्ञा जी, इकरा जी, you have not spoken at all, please speak anything that you want to say. या फिर चैट बॉक्स में नहीं, भी डाल सकते हो आप। ये जी क्वेश्चन एक नहीं है, बस सवाल। यही था कि हाँ बोलिए, आप बोलिए, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो ऐसे ही बोल रही ओके ओके, नहीं मेरा भी कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, तो मैं सुन रही हूँ, लर्निंग कर रही हूँ अभी। बायोरिदम से रिलेटेड कुछ वो थी मेरी कंफ्यूजन्स, तो वो अमन जी ने जैसे वो एक्सेल फाइल दिखाई है, तो वो उससे देखूंगी बाद बाद में, तो काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। जी ओके, जरूर पूछूंगी। Anything related to law of one? पिछली बार किसी का देवती ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या पूछा था उसने, इंडिगो चिल्ड्रन, स्टार सीड्स, वॉन्डरर्स सब सेम है या नहीं? एनीवन वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? मुझे आपको क्या लगता है लगता है? इंडिगो चिल्ड्रन ज्यादा एक्सपीरियंस सोल से, वॉन्डरर से भी ज्यादा शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो बच्चे आजकल जो मतलब 2000 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, अगर वो एक्चुअली मेडिटेशन कर रहे हैं या वैसे भी उनको एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हो रहे हैं, लाइक लूसिड ड्रीमिंग, और अगर वो मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिवली चीजों को लेके चलते हैं, वो स्क्रीनिंग वगैरह ना करें, गेम में ना जाएं, तो मैंने देखा है, लाइक मैं, बहुत एडवांस सोल है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि वो बहुत आगे के हैं। मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट टेक्नोलॉजी वाइज और हर चीज में एकदम ऐसे पकड़ लेते हूँ, जैसे पहले से सीख के आ रखे हो कहीं से, उनको पहले से पता है सब ऐसा कुछ। यस। वॉन्डरर्स जो है ना, वॉन्डरर्स एक अम्ब्रेला टर्म है ना? वॉन्डरर्स जो आते हैं वो वेव्स में आते हैं। ओके, तो जब पहला वेव आया था, सो लाइक इंडिगो चिल्ड्रन वाज वन वेव ऑफ वॉन्डरर्स, उसके बाद रेनबो चिल्ड्रन है, क्रिस्टल चिल्ड्रन है, और भी बहुत नाम है उनके। सो ये सारे वेव्स है, वॉन्डरर्स के अलग अलग वेव्स है, उनको वो नाम दिया गया इंडिगो चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। तो ओ, जितना मैंने तो पढ़ा है, सारे वॉन्डरर्स है। हाँ दे आर ओके। ऑल वॉन्डरर। मतलब क्या, घुमक्कड़, घुमक्कड़ मतलब क्या कि जो हाँ, कहीं और से यहाँ पे अपनी सेवाएं देने आए हैं, प्लेनेट को हेल्प करने आए हैं। सीख लिए तो दैट इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म, और जिसमें जब अलग अलग वेव्स में वो लोग आते हैं। तो जो पहले वाले वेव्स में आए थे वो मिलेनियल्स, मिलेनियल्स के पहले के जो थे वो भी एक वॉन्डरर्स का एक वेव आया था, उसके बाद एक वेव आया है। तो एवरी वेव अलग अलग नाम है। अभी तो कुछ क्रिस्टल चिल्ड्रन, पता नहीं क्या नाम दे रहे हैं लोग। आई या जस्ट वो रेड इट रिसेंटली क्रिस्टल चिल्ड्रंस के बारे में। तो ये जो क्रिस्टल चिल्ड्रन है, दे आर बोर्न विद ऑटिज्म एंड ऑल। मतलब वो यहाँ आके इतना मतलब हैवी डेंसिटी, हैवी एनर्जीज में फंस जाता है ना कि उनको ऑटिज्म हो जाता है, सीवियर एलर्जीज होती है, वो लोगों में उठ बैठ भी नहीं सकते, इतना डिस्टॉर्शन उनमें हो जाता है। दिस इज
माय सन समथिंग। इज लाइक दैट, वो वैसे ही है, उसको बचपन से एलर्जी है। लाइक वो ठंडे में जाता है तो स्नीजिंग शुरू हो जाती है, एकदम से गर्म एटमॉस्फेयर में जाएगा तो होता है, स्किन एलर्जीज होते रहते हैं, और एडीएचडी उसको था अभी, मतलब ओ। बचपन में। और मेरा नेफ्यू भी ऐसे ही, हम्म। बट वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है, और उसने लेट बोलना शुरू किया है, बट उसमें इतनी एनर्जी, वो रुकता ही नहीं है। वो रात को भी 12-1 बजे सोएगा और सुबह ही उठ जाएगा। तो मैं मतलब मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ कि उसको नींद भी जरूरी है, और दिन में भी नहीं सोता है। लाइक जैसे हम, मैं अपना बताती हूँ, तो जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो एक रूटीन मैंने बनाया था, दिन में भी सोना है, इतना टाइम ये करना है। वो तो सोता ही नहीं है दिन में, वो रात को भी लेट सोता है। तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि ये इतनी एनर्जी लाओ कहाँ से रहे, और ना बीमार होते हैं। तो तभी थोड़ा सोचने में मजबूर हुई मैं भी कि हाँ भाई, कुछ तो अलग हो रहा है। अ, मैंने है ना को में पढ़ा था, तो वो लोग बहुत ही मतलब लव एंड लाइट की एक ब्रिजिंग होते हैं यहाँ से, क्योंकि उनके कोई भी कार्मिक डेप्थ या कुछ होता नहीं है। हालांकि आई ऑल्सो हैव 2 किड्स, पर मैं सारे बच्चों की बात कर रही हूँ जो भी स्पेशली 15-20 सालों के अंदर के हुए, वो लोग फुल ऑफ लव एंड लाइट की एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं उनको। उनके अंदर कोई ड्रामा, पास्ट ड्रामा कुछ होता ही नहीं है। आप देखना, अगर देखें फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में वो रहेंगे। लव एंड लव तो इतना होगा उनके अंदर, अ लॉट है। और वो, अगर आप उनको शांति से सुनेंगे, दे आर द गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट डेंसिटी। वो मतलब एक खो की चैनल में लिखा है इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन के बारे में, तो आई आई रीड इट दैट, मैं करूँगी शेयर अब थोड़ी देर में। तो उनको अगर सुनोगे यस। ना, वो हमें गाइड्स भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास सुनने की क्षमता है तो वो सबको गाइड कर सकते हैं। इतनी उनके अंदर मतलब सारा ब्लूप्रिंट होता है उनके अंदर। ऐसी कुछ बहुत अच्छी बात बोली है को ने। सो एक तरह से वो लाइट की भी एक स्तंभ होते हैं, कि ब्रिजिंग बोल दो उनको लाइट का, कि हाँ के दूसरी घनत्वता की, मतलब एक सीढ़ियाँ बोलते हैं ना, वो है वो लोग, छोटे बच्चे। हालांकि वॉन्डरर्स और सारे लोग हैं। वेल, हमने ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडी के बारे में भी देखा। सो कुछ लोग वो ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडी भी होते हैं। सो एवरीथिंग इज हाँ, और टू गो। उनको यहाँ की कोई चीज अफेक्ट भी नहीं कर पाती, लाइक कितना भी उनको कुछ कर लो कुछ ना भी नहीं तो होगा उनको, कुछ उनके कोई भी कार्मिक वो डेप्थ नहीं होंगे आगे पीछे की लाइफ के। और वो खाली यहाँ पावर आए भी हैं, फ्रेश सोल्स है वो, एकदम तो एकदम फ्रेश मेडिटेशन। सोल्स हाँ, है। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो जैसे फ्रेश सोल ही है, क्योंकि उनको, हम्म। वो बस इंजॉय कर रहे हैं मोमेंट, यस, उनको कोई कुछ फर्क भी नहीं पड़ उनको रहा है फर्क कुछ। नहीं पड़ेगा। हाँ, बड़े भी हो जाएंगे ना, 15 साल के या 14 साल के या 16, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ये क्या कह रहा है, क्या कह रहे, कुछ भी नहीं। एकदम अलग ही उनकी दुनिया उनकी होती अंडरस्टैंडिंग है। सपोज कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो पैनिक भी नहीं होते हैं, लाइक है, उस कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन को होंगे। कैसे उनको लेना है। वो हम्म। अपने उसमें ही रहते हैं, नॉर्मल वे में ही रहते हैं, हम्म। अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज। हाँ, और समझ भी जाएंगे। जो 70 साल के लोग नहीं समझेंगे, वो आसानी से समझेंगे। तो हमें हैरानी होती है कि कैसे, तब जाके पता चलता है कि वो यहाँ आए ही इसीलिए है, कि प्रेजेंट मोमेंट को, लव को और लाइट को मतलब फैलाने के लिए, और नई डेंसिटी को वो करने के लिए। उनको चौथे कोई डर भी नहीं होता वर्ल्ड की, कोई हाँ, भी सही है, चीजें चल बिल्कुल। रही होती है ना उसका भी। में चौथी हम्म, घनत्वता को एंकर करने के लिए आए हैं बेसिकली। यस। आने आए हैं हमें हाँ, कि इस तरह से जिया जाता है प्रेजेंट मोमेंट को। एग्जैक्टली। आप लोग क्या हम्म। टेंशन लेके बैठते हो फालतू की चीज। बिल्कुल। बिल्कुल। सही। दो डेंसिटी के बीच का बहुत ही प्यारा सा ब्रिज है ये सारे लोग। तो बच्चों को मेडिटेशन करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, है ना? हाँ, कर या सकते हैं। एक्चुअली, हम्म। हाँ, जैसे कॉल चलती रहती है ना, हम लोग जैसे बात करते हैं अभी, तो जैसे स्पीकर पे रहता है फोन, क्योंकि मैं काम भी करते रहती हूँ तो सुनते रहती हूँ। हेडफोन में यूज करती हूँ तो मेरे को हेड थोड़ा पकड़ लेता है, तो मैं थोड़ा स्पीकर पे रख के सुनती रहती हूँ। तो मेरा बेटा भी सुनता है, तो वो हम्म। उसको इंटरेस्ट आता है। कुछ चीजें तो ऐसी होती है उसको जैसे पता है, बट वो उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है राइट वर्ड्स में, मेरे को ऐसे लगता है। तो इसीलिए मैंने
बट वैसे भी जैसे वो एडवांस है, बस मुझे ऐसा लगता है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली होगा। 500 मिलियन कितने 500 मिलियन तो डोर एक्टिवेटेड बॉडीज वाले एंटिटीज है, और पता नहीं कितने बिलियन तो वांडरर्स है। हम्म, एसटीएस एक्चुअली बहुत कम है, पता है, बहुत बहुत कम है, हमें ऐसा लगता है। हम्म, वही बात है ना, अच्छी चीजें कम याद रखते हैं हम, वो बुरी चीजें ज्यादा याद रखते हैं। हम्म, ट्रू। एफटीएस ने अरे, एक बार बुरा कर दिया और 10 एफटीओ ने पॉजिटिव करा, तो वो एक चीज जो ना वो 10 के बराबर ऐसी रहेगी याद। हाँ, नहीं, पता नहीं फिर भी जैसे ये ना नेगेटिव। सराउंडिंग्स में जो चीजें देखते हैं ना इवेंट, तो फिर ऐसा लगता है कि एसटीएस मतलब ज्यादा है। ऐसे ही लगता है न्यूज, मतलब कुछ भी देख करके नॉर्मल एटमॉस्फेयर अपने न्यूज आसपास जो कभी कुछ भी है। पॉजिटिव चीजों के साथ चली नहीं सकती। न्यूज का तो इकलौता यही है, जब तक लोगों को ये एंग्जाइटी नहीं देंगे तब तक इनका न्यूज चैनल चलेगा नहीं। आप कोई भी न्यूज देख लो। नहीं, न्यूज के अलावा जनरल इन जनरल हम जैसे जाते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है ना हम्म। कि सर्विस टू सेल्फ ज्यादा ही है। नेगेटिव बात है ना, काफी सिडक्टिव बात है वो। नेगेटिविटी भी उसमें सिडक्शन बहुत ज्यादा है, लोगों को अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करती है, नेगेटिव चीजों में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आप अपनी लाइफ में 10 अच्छी चीजें कर लो, एक बुरी चीज करोगे ना, लोग उसी पे पॉइंट आउट करेंगे कि तूने ये कैसे कर दिया। तो मैंने 10 अच्छी चीजें भी की ना, किसी ने उसके बारे में बोला नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव चीजों पे ज्यादा हाँ लोगों को सही इंटरेस्ट है। होता है। इट्स अ वेरी सिडक्टिव पार्ट। सीड्यूस करता है वो लोगों को। इसलिए हमें भी न्यूज में भी इस तरह से फियर में रखा जाता है ना, कि नेगेटिव न्यूज वगैरह दिखाए जाते हैं, तो बड़ा बड़ा चढ़ा के कि ये देखो क्या हो रहा है, फिर हम सोचते हैं यार ये दुनिया में क्या हो रहा है, इतनी बुराइयां क्यों हो रही है। पर ऐसा है नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अच्छाई बहुत ज्यादा है, वो जो दिखाई नहीं देती, और उसमें लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता। किसको सुनना है पॉजिटिव न्यूज? कोई नहीं सुनता पॉजिटिव न्यूज। लोगों को ड्रामा चाहिए, मसाला चाहिए, सब चाहिए। बट हाँ, मैक्सिमम लोग तो यहाँ पर रिपीटर्स ही है एक्चुअली। रिपीटर्स। जैसे कि क्लास में फेल हो रहे हो। हाँ, रिपीटर्स, ये तो राने भी बोला था कि रिपीट मारेंगे मोस्ट ऑफ। पर ठीक है, एज लॉन्ग हम्म। एज रिपीटर्स है तो चलेगा, एसटीएस नहीं होने चाहिए बस। बट यार, मेरा एक क्वेश्चन है, एंड इट इज फॉर एवरीबॉडी, ओके। मैंने बहुत सारे सोर्सेस से अलग अलग चैनलिंग भी मैं सुनती हूँ, जैसे डैनियल स्टैंटन की चैनलिंग है, वो बहुत अच्छा चैनलिंग करता है। देन देयर आर अदर्स आल्सो। तो सब लोग, बशार भी है, ओके। तो सब लोग कांटेक्ट की बात कर रहे हैं कि 2027 या अगले 2-3 साल में फर्स्ट कांटेक्ट होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि होगा, और अगर होता है तो आप लोग, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? और अगर फॉर सपोज फर्स्ट कांटेक्ट हुआ, तो फिर आप उस चीज को किस तरह से लेके चलते हो? क्या ये कैटलिस्ट बनेगा हमारी चौथी घनत्वता को वापस, मतलब यहाँ पे लाने के लिए, या चीजें डाउनफॉल में जाएगी, अपवर्ड स्पाइरल में जाएगी? आप लोगों का एक जनरल इसको देखने का नजरिया क्या है? जो आप बताए, एक सवाल उठ रहा हमारा, ये फर्स्ट कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया? वो कोई इंटर प्लानिटरी कांटेक्ट हाँ का वो हाँ जो ऑफिशियल हाँ हाँ हाँ। घोषणा होगा शायद, उसके बारे में? घोषणा नहीं, घोषणा नहीं, हाँ, कांटेक्ट जो होगा। कांटेक्ट अगर इंटर हुआ तो वो इंटरप्लानेटरी प्रचार कांटेक्ट खबर होगा। तो बनेगा ही। अच्छा, हाँ, कांटेक्ट हाँ, होगा, कांटेक्ट इंटर होगा। प्लानिटरी कांटेक्ट होगा, हाँ। तो जो ऐसा लोग बोल रहे हैं, जब जानकार पहला लोग हैं ना, हाँ, पहला जो जो कांटेक्ट जानकार होगा, लोग, वो बोल रहे हैं कि प्लेडियन सभ्यता जो है, प्लेडियन से, क्योंकि वो बहुत हमारा हमसे काफी मिलते जुलते हैं, तो वो अच्छा, प्लेडियन से शुरुआत करेंगे, ऐसा मैंने सुना है। ओके। वो प्लेडियन पहले भी सुने कि वो प्लेडियन ना आकर के वो पुराना जितना भी बिगड़े लोग हैं उनको सफाया किए थे। खैर, तो हमको ऐसा लगता है कि वो जो आगे अगर कांटेक्ट हुआ भी, तो जो जानकार लोग हैं
वो लोग तो सही बात समझ जाएंगे, जो जैसे कि लव वन जिनको पता है, या इस तरह का जो भी इंटरप्लेनेटरी डेटाबेस है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव का जो क्लैरिटी जिसको पता है, वो लोग तो ठीक है समझ जाएंगे। उनमें पॉजिटिविटी का वो और ज्यादा उछाल आ सकता है। और जो लोग भ्रम में है, कंफ्यूजन में है, उनके भी तक कंफ्यूजन नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि उनको एक तरह से बहाना मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं, न्यूज का जो जिस पर डिपेंडेंट है, तो वो बढ़ा चढ़ा के तो खबर फैलाएंगे। तो जो लोग जानकार लोग हैं, उन लोग के लिए थोड़ा प्रयास ज्यादा करना हो, अगर उनको लगता है। वरना जो भी है सिचुएशन, प्लस माइनस दोनों साइड का इफेक्ट तो आएगा। और कोई प्रचार का सुझाव देना इफेक्ट चाहते बहुत हैं? ज्यादा है। प्रचार का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। Anyone else? टीवी न्यूज Can you repeat the whole query? I was like busy. ओके, होल क्वेरी ये है कि मैंने डिफरेंट सोर्सेस से सुना है कि फर्स्ट कांटेक्ट जल्दी होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी मोस्टली विद द प्लेगियंस। ओके, अब मैं जितने चैनल्स को फॉलो करती हूँ, जैसे डैनियल स्टैंटन हो गया, और बशार भी है, और थियो वगैरह भी है, तो दे आर वेरी पॉजिटिव। उनको लगता है कि फर्स्ट कांटेक्ट जल्दी होने वाला है, और वो होना है क्योंकि तभी जाके कैटलिस्ट लगेगा जो एक एक पूरा चेंज, फूड डेंसिटी का पूरा चेंज यहाँ पे लाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का इसको लेके क्या माइंडसेट है? डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और इट्स गोइंग टू, मतलब ये कोई नेगेटिव चेंजेस लाएगा या पॉजिटिव चेंजेस लाएगा? और अगर ऐसा होता है तो आप लोगों का नजरिया क्या होगा, आप लोगों का एक्शन क्या होगा उस वक्त? तो दीज आर माय 2-3 क्वेश्चंस दैट काफी कॉम्प्लेक्स ये वो है, कैटलिस्ट रहेगा, है। क्योंकि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कांटेक्ट के लिए अभी है 10 साल पहले तो लोग, मैं बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं थे। एंड अभी जो लोग तैयार हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो कि हम जैसे स्पिरिचुअल सीकर्स की गिनती में आते हैं, या फिर जिन लोगों का माइंडसेट थोड़ा प्रोग्रेसिव है। बाकी मैं बोल रहा हूँ अराउंड अभी के टाइम पे 65 से 70% पॉपुलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेट और ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन वाली है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, मराठी, हिंदी। तो जो सब ये जो भेदभाव जो करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, दहलीजो वाला डिफरेंशिएशन हो गया, अस वर्सेस देम, ट्राइबल आइडेंटिटीज कहते हैं ना, तो ये लोग बहुत ज्यादा हैं। एंड अब जस्ट इमेजिन एक दूसरी ही प्रजाति आ जाए, तो फिर किस लेवल का वो एक भेदभाव फिर वो होना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये इनसिक्योरिटी बनाएगा इस टाइप के लोगों में जिनकी माइंडसेट अभी इतना इवॉल्व नहीं है कि अब वो एक नॉवेल थॉट फॉर्म और नॉवेल अपना ये एंटिटी फॉर्म्स को लिए एक्सेप्टेबल रहे। मेजर रेजिस्टेंस इन लोगों से आएगी। हालांकि जो बाकी पॉपुलेशन है अपनी 30 से 35%, वो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ होने को 10% पॉपुलेशन चाहिए होती है कोई एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट के लिए। एंड वो तो बैरियर कब का क्रॉस हो चुका है। अब बाकी जो मैं बात करूं अगर प्लानिटरी पॉलिटिक्स की, तो उसके अंदर जहां तक कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में ही चल रहा है फर्स्ट कांटेक्ट की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि ये अभी से नहीं चल रहा। ये अपना 1960 1950 से चल रही है इसकी प्रिपरेशन, जब से रॉसवेल क्रैश हुआ था। और उसके बाद से काफी काफी बारी कांटेक्ट हो रखा है अपना यूएस गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट और भी अपना इंटरनल गवर्नमेंट्स के साथ। एंड काफी सारी अलग अलग चीजों पे नेगोशिएशंस हुई थी पहले के टाइम पे कि पॉजिटिव एंटिटीज आए, उन्होंने बोला कि हम आपके प्लेनेट पर स्पिरिचुअल विजडम हम देने आ रहे हैं, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन हम सिखाएंगे लोगों को, बस हमारी ये कंडीशन है कि आप सारे न्यूक्लियर वेपन्स हटा दो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हटा दो। लेकिन सारे जो देश थे काफी इनसिक्योर थे एक दूसरे को लेते हुए, और वो चीज पे वो एग्री नहीं हुए। लेकिन उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग चलती थी तब के टाइम पे, उस पर उन्होंने रोक लगा दी, और एक वो ग्लोबल पीस ट्रीटी, न्यूक्लियर ट्रीटी उन्होंने स्टैब्लिश कर ली। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी के टाइम पे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी ग्लोबल को बन रखा है, कम्युनियन बन रखी है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हुए, जो सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं सारी कंट्रीज के बीच में। ये हो गया रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना। तो एक कहीं ना कहीं ये जो टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं, टाइप 1 सिविलाइजेशन होती है जो कि टोटली रिसाइक्लेबल एनर्जी पे ऑपरेट होती है और जो खत्म नहीं होगी।
अभी हमारी जो सिविलाइजेशन है टाइप 0 सिविलाइजेशन है। इसका मतलब ये जल्द ही अभी फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, और जब फॉसिल फ्यूल आने वाले 15 से 20 सालों में खत्म हो जाएगा, अभी के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का कोई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है नहीं। तो अभी प्रिपरेशन यही चल रही है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट बने, और जो हम फाउंडेशनल स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं वो करें, और फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा जाए लार्ज स्केल के ऊपर, जिससे टाइप 1 सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हो। और फिर जब ये चीज़ पॉसिबल होगी, तो फिर जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि आने वाले 20-25 से 30 सालों के अंदर इंटरगैलेक्टिक भी हो सकता है अपना प्लैनेट। हालांकि ये काफी लॉन्ग शॉट रहेगा बोलना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को रिकंसाइल करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो वो एक अपने आप में अलग कैटलिस्ट रहेगा, जो कि मैं बात कर रहा था ट्राइबल आइडेंटिटीज वाला। तो ये काफी ज्यादा बड़ा कैटलिस्ट रहेगा। एंड जब ये कैटलिस्ट रिकंसाइल हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सारे जो कैटलिस्ट हम जो फेस करते हैं, जैसे कि हिंदी मराठी का अभी जो रिसेंट में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम जैसा हो गए, और भी बहुत सारे टाइप के जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती है, जैसे एलजीबीटीक्यू का हो गया, मेल फीमेल से रिलेटेड जेंडर वॉर्स चल रहा है, ये सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब हमने एक दूसरी प्रजाति को अपना लिया, तो आपस में अपनाने में क्या ही जा रहा है। और फिर जब दूसरी प्रजाति से जब हम सब इंसान लोग इनसिक्योर फील करेंगे, तो अपने आप यूनाइटेड होंगे ही होंगे। एंड फिर जब वो उनके साथ भी यूनाइटेड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अंदर भी जो उनके जो मतभेद हैं वो भी दूर करेंगे। कैटलिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा, काफी ज्यादा शेकिंग रहेगा कहीं ना कहीं। अब जस्ट इमेजिन अभी अपनी जनरेशन आती है अगली, एंड हमें हमें पूछना पड़ रहा है, हमें बात बात करनी पड़ रही है कि वो बच्चे बोल रहे हैं कि यार मेरे को इस एलियन प्रजाति की इसके साथ शादी करनी है, और भैया क्या रिएक्शन रहेगा पेरेंट्स का, जस्ट इमेजिन किस टाइप का वर्ल्ड होगा वो। तो बहुत सारे कलेश और कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तब के टाइम पे, और बहुत अलग दुनिया होगी। तो ये मैं मेरे हिसाब से जो होगा, ये धीरे धीरे करके ही होगा, फेजेस के अंदर होगा। एकदम से झटका नहीं लगेगा सबको कि वैसे अर्थ कैप्चर हो गया, दूसरे प्लेनेट ने कर दिया, उसको फिर सर्विस टू सेल्फ वाले भी ले सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं अगर ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से करा तो। विंडो फिनोमेना मैक्सिमाइज हो जाएगा, फिर सर्विस टू सेल्फ के लिए ओपन बन जाएंगे। वो चीज का कम चांस है, फेज बाय फेज होगा, और इस तरीके से होगा कि जो कलेक्टिव कैटलिस्ट आएगा हमारे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स में, वो भी स्लोली स्लोली क्लीन अप होता रहेगा। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है इस फिनोमेना के ऊपर। हम्म मेरे हिसाब से जितना मैंने लॉ ऑफ वन के कॉन्सेप्ट में मुझे समझ में आते हैं, बिना कॉलिंग के तो फर्स्ट कांटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कॉलिंग, कि हाँ ऐसे फर्स्ट कांटेक्ट के लिए हमने कॉलिंग की है, तो फिर इट्स पॉसिबल। और अगर फर्स्ट कांटेक्ट हुआ भी तो उन लोगों से होगा हु आर फिजिकली वेरी सिमिलर टू अस, जैसे प्लेडियंस है। सेकेंडली, अगर हायर डेंसिटी बीइंग्स अगर आते हैं प्लैनेट पे, तो उनकी जो हीलिंग एनर्जीज है, वो जिनके जिनके कांटेक्ट में आएंगे उनकी हीलिंग अपने आप हो जाएगी। वो पीस वाला जो वाइब्रेशन है वो अपने आप फैलेगा लोगों के अंदर। मुझे ये मेरा परसेप्शन है ऑफ कोर्स, कि लोगों के अंदर जो भी विभाजन है, सेपरेशन है, वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाएगा, बिकॉज यू आर इन प्रेजेंस ऑफ सच एंटिटीज हु आर फिल्ड विथ लव। ये मोस्टली फोर डेंसिटी के ही बींग्स होंगे। अगर फर्स्ट कांटेक्ट होता है तो इट हैज टू बी विथ फोर डेंसिटी ओनली। फिफ्थ और सिक्स्थ को हम झेल भी नहीं पाएंगे इस लेवल पे, जो प्लैनेट का भी लेवल है। तो वो हायर, जैसे रा आए थे, तो वो आए थे क्योंकि उस वक्त वो अंडरस्टैंडिंग लोगों में थी, लेकिन अब उतनी नहीं है। अनलेस वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के पास आए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे अगर कांटेक्ट होगा तो इट विल बी विद द फोर डेंसिटी हु आर वेरी सिमिलर टू अस, हु लुक लाइक अस। और उनकी हीलिंग एनर्जी से काफी हद तक विभाजन कम हो सकता है। और जैसे तुमने बोला मिक्स्ड कैटलिस्ट लग सकता है, देयर विल बी पीपल जो डर में, फियर में भी जा सकते हैं कि ये कौन आ गया सामने दैट। और या मुझे ऐसा लगता है कि इट इट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि जैसे तुमने बोला फॉसिल फ्यूल अभी कुछ सालों में खत्म होने वाला है, देन और हम लोग $3 ट्रिलियन डेट में है। द एंटायर प्लैनेट इज इन द डेट ऑफ $3 ट्रिलियन टू गॉड नोज हु। तो जिस हिसाब से चीजें चल रही है, वी वुड नीड एक्सटर्नल हेल्प। और जितना रा ने कहा था ना कि हर डेंसिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी नीचे वाली डेंसिटी की मदद करे। जैसे रा कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स है, वो हमें अपनी सेवा दे रहे हैं, लॉ ऑफ वन दे रहे हैं, हम दूसरों को दे रहे हैं। और जैसे जानवर भी है, हम उनको प्यार देते हैं तो फिर उनका ग्रेजुएशन होता है थर्ड डेंसिटी में। सो एक हायर डेंसिटी को अपने से लोअर डेंसिटी को सेवा देनी ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि जब तक कॉलिंग नहीं होगी, तब तक शायद फर्स्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो भले ही इतने सारे सोर्सेस बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉलिंग के चांसेस है, तो शायद इसलिए बोल रहे हैं वो लोग। मेरे इस पे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि कॉलिंग की जरूरत पड़ती है,
जब थर्ड डेंसिटी को फोर्थ डेंसिटी की जरूरत है या फोर्थ डेंसिटी को फिफ्थ डेंसिटी की जरूरत है। अब यहाँ पे अपना प्लैनेट भी फोर्थ डेंसिटी है। एंड जब तक थर्ड डेंसिटी था तब तक ये हो जाता था कि अब ये कन्फेडरेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे अब तुम अगर स्टार ट्रैक देखोगे तो उसमें प्रोटोकॉल होता है। स्टार ट्रैक में भी कन्फेडरेशन होती है, फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स होता है वहाँ पे। तो स्टार ट्रैक सीरीज में फेडरेशन ऑफ प्लैनेट होता है और उसमें ये होता है कि जो आपकी सिविलाइजेशन एक स्टेज पे होती है कि हम वो ग्रो हो रही है और वो अभी इंटरस्टेलर नहीं हुई है कि उनके पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो लाइट स्पीड से की रफ्तार से दूसरी गैलेक्सीज को एक्सप्लोर कर सकें। तो जब तक उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है वो उनकी नेचुरल ग्रोथ के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। एंड जैसे ही ये चीज ये डेवलप हो जाती है किसी प्लैनेट के ऊपर कि वो एक इंटरस्टेलर हो गई है तो उसको कन्फेडरेशन का पार्ट बनाते हैं। तो सिमिलर चीज जो मेरे को लग रहा है ये चीज पॉसिबल होगी थी। जो फर्स्ट कांटेक्ट मैं तो कह रहा हूँ ये फर्स्ट कांटेक्ट ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हुआ है। हाँ नहीं तो फर्स्ट डेफिनेटली। कांटेक्ट आपका 1950s के अराउंड हो गया था एंड वो इस वजह से हुआ था क्योंकि जब इन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी वो न्यूक्लियर टेस्ट इतना 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 ज्यादा हॉरेंडस था कि उसने स्पेस टाइम के फैब्रिक को इतना तगड़ा शेयर करा। जो हायर डेंसिटीज के बींग्स थे वो एक तरीके से एक मैं बोलूँ बहुत स्ट्रॉन्ग पेन एक्सपीरियंस हुआ उन्हें। एक पैरालिसिस सा हो गया एक तरीके से क्योंकि स्पेस टाइम के फैब्रिक से अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को वहां पे कोई गोली मार दे तो मेरे को दर्द होगा बहुत ज्यादा। एंड ये रीजन होता है हायर डेंसिटी के बींग्स काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं स्पेस टाइम और ये सब इन सब की डिस्टॉर्शंस को लेते हुए। तो उसके बाद ये सारे को अप्रोच करना पड़ा कॉन्फेडरेशन को यहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए क्योंकि वो एक पॉइंट था जब ये ओपेनहाइमर और जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब का इजाद हुआ फिर अपना कोल्ड वॉर के थ्रू ये जब अपना न्यूक्लियर एक्सपेंशन होने लग रहा था सारी कंट्रियां वॉर कर रही थी न्यूक्लियर सबसे ज्यादा वेपन्स कौन किसके पास होंगे। तो इस पॉइंट पे इन्हें इंटरफेयर करना ही था क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर तक के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हुई थी वो अगर बढ़ जाती तो ये माल्डेक जैसा हाल हो सकता था कि ये प्लेनेट भी एकदम धराशायी हो सकता था और कहीं का नहीं बचता ये एस्टेरॉयड बेल्ट का पार्ट हो रखा होता फिर अभी। तो वो चांस हो सकते थे यहाँ पे। वो चीज के अंदर इंटरफेयर करा और इसके बाद ईबी के टाइम पे जो पीसफुल चल रहा है उसके बाद से जहां तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग है मेरा जो सेंस है मेरी इंट्यूशन कह रही है कि वो अभी भी एक इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस है कन्फेडरेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लव एंड लाइट से प्रोटेक्टेड है हमारा पूरा स्टार सिस्टम और हमारा प्लानट खुद। क्योंकि अब एक बार इंफ्रिंजमेंट कर दी है तो पूरा ओवरसी करना पड़ता है एंड इन्होंने इंफ्रिंजमेंट कर दी एंड इन्हें ओवरसी करना पड़ा। रा के साथ क्या दिक्कत थी, रा नादान थे तब के टाइम पे मैं साफ साफ बोलूंगा कि हाँ वो वो उन्होंने तो खुद खुद बोलते रियलाइज करा हैं। बाद में। बोला हाँ है। उन्होंने खुद बाद में रियलाइज करा कि हमारे एफर्ट्स काफी ज्यादा इनएफेक्टिव थे इनएफिशिएंट थे कि वो प्लैनेट पे जाके मतलब 2 से 3 डेंसिटी नीचे के प्लैनेट पे जाके वहां पे वो कैटलिस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उनकी जो वाइब्रेशन है वो प्रोसेस होने के चैनल्स ही बहुत मिनिमल होते हैं। कि मैं एग्जैक्टली। अगर 1000 लीटर मैं एक पाइप से डालने की कोशिश कर रहा हूँ उस पाइप से जाएगा नहीं, आधे से ज्यादा वो पानी उस पाइप से बाहर फेंकेगा। तो एक फनल होती है या फिर कोई चीज होती है जिससे वो एक चैनल बन के जाता है लेकिन उस लेवल की कैपेसिटी थी नहीं एब्जॉर्प्शन की एंड इसी वजह से ये डिस्टॉर्शंस बनी जिसकी वजह से अभी रा को ये मिटिगेट करने आना पड़ा था अभी जब रा कांटेक्ट हुआ था। एंड वही रीजन है अब इन्होंने जब फर्स्ट कांटेक्ट बनाया था रॉसवेल क्रैश के बाद तो जहां तक कि मेरे को लगता है इन्होंने इन्फ्रिंजमेंट कर दी तब के टाइम पे क्योंकि वो क्रिटिकल मोमेंट था सोलर सिस्टम की हेल्थ को लेते हुए। एंड उसको लेते हुए फिर अब इन्होंने इन्फ्रिंज करा है तो ये पूरा ओवर से ही करेंगे एंड फिर अभी फर्स्ट कांटेक्ट एक ऑफिशियल लेवल पे जो फर्स्ट कांटेक्ट होना है वो तो होगा ही होगा। प्लस जो एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो एडवांसमेंट होनी है वो ये मेरे हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी होगा वो यही होगा कि पहले हम स्पिरिचुअल टीचिंग्स देंगे सब लोगों को सबका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करेंगे फिर जब हमारे एक इंडेक्स के हिसाब से एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे कि अभी सर्विस टू सेल्फ इतना परसेंट रीच हो चुका है 80%। तब जाके हम ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे जो कि काफी ड्रास्टिकली इन्वॉल्व होगी क्योंकि अगर हमने उससे पहले दी टेक्नोलॉजी तो क्या होगा नेगेटिव लोग जो हैं पोलैरिटी के वो उनके हाथ में अगर इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि किसी भी प्लानट को सदियों तक चला सकती है इन्फिनिट वो फिर एनस्लेव करेंगे लोगों को वो फिर लोगों को सर्व नहीं करेंगे। तो मीन्स उस कुछ चीज होता से बचाने के लिए ये तो तो उस एक्चुअली वो चीज लोग कर चुके हैं। रोजवेल हम्म इंसिडेंट में जो क्राफ्ट्स उन्होंने गिराया था उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने अपने क्राफ्ट्स बनाए हैं। ये तो डॉक्टर अरे सीरन भी ये तो कुछ अप्रूव भी कर नहीं चुके हैं। है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक लाइक यूटोपियन लेवल की टेक्नोलॉजी अरे अभी यूटोपियन के आई टाइम पे हाँ हाँ। हमें खाना बनाने के लिए लाइक हमको भी के ह्यूमन टाइम पे फसलें काटनी पड़ रही हैं पेड़ों को खत्म करना That पड़ is रहा है। that this is what I was trying to say कि यूट्यूबियन लेवल की टेक्नोलॉजी इनके पास है but they're not releasing it to the public। अभी भी एग्जैक्टली फॉसिल एग्जैक्टली फ्यूल एग्जैक्टली करे जा रहे हैं when we have टेक्नोलॉजी हम्म जहाँ पे हम
विदाउट यूजिंग एनी फ्यूल हम अपना क्राफ्ट प्रोपेल कर सकते हैं, Yes. सब कुछ है, बट इट इज केप्ट बाय द एसटीएस एंटिटीज टू देमसेल्व्स, जो तुम बोल रहे हो ना कि अपने लिए रखेंगे, दैट्स व्हाट दे हैव ऑलरेडी डन। एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली तक एसटीओ 51% क्रॉस नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कांटेक्ट होने वाला है। नहीं मतलब बहुत एसटीओ सारी कांटेक्ट तो हो चुका है, बस ये मेरे हिसाब से जो हाँ फेजिंग में जो रिलीज करने का वेट कर रहे हैं, हाँ वही एंड आई मीन जब वो लीगल कांटेक्ट एक जो एक क्राइटेरिया पहुंच जाएगा ना, ऑफिशियल। जब एक जनरल पॉपुलेशन का, तब वो टेक्नोलॉजी रिलीज करेंगे। क्योंकि अगर उससे पहले अगर मान लो अभी के टाइम पे रिलीज कर दी, तो जिस लेवल का मिसयूज हो सकता है। मेरे पास मटेरियलाइजर है, मैं मटेरियलाइजर में से हथियार मटेरियलाइज करूंगा, मैं दूसरों को मदद करने के लिए खाना और पानी नहीं मटेरियलाइज करूंगा, क्योंकि मेरे को पावर और इनसिक्योरिटीज है। तो ये हाँ चलेगा यहाँ पे फिर वो। तो इट इज इसीलिए कितनी हाई टेक्नोलॉजी को मतलब रिलीज नहीं करा जा रहा है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी डिस्टॉर्शंस बनने के चांसेस हैं। पर बहुत सारी चैनल्स में भी बोला, चैनलिंग जो भी हो रही है ना, ये मैं नाम भूल गई, तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट कांटेक्ट विजिबली फ्रॉम जुलाई इट शुड बी स्टार्ट, बिकॉज ये जो सारी चीजें हुई है ना आज तक, मतलब जो फ्री विल इन्फ्रिंजमेंट हुई, जैसे सोनिया ने भी कहा $3 ट्रिलियन में हमारी मदर अर्थ का डेप्थ है, तो एक तरह देखा जाए तो पूरी फ्री विल इन्फ्रिंजमेंट है ना मदर अर्थ की भी, और मदर अर्थ में रहने वाले मतलब रा बोल दो या मदर अर्थ के बच्चों की, हम सब की भी। तो इसीलिए वो इंटरफियर करेंगे और वाइब्रेशंस में हाई रहना है, लाइक लव की फ्रीक्वेंसी में, तो ऐसे लोगों को वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब विजिबली कांटेक्ट होगा, वो अब तक क्या था, इनविजिबल, चैनलिंग अब चैनलिंग हो विजिबल, रही थी। हाँ चैनलिंग हो रही थी, अब वो तैयार है। और रानी एक सेशंस में बोला है, आई रिमेम्बर, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं आज पे शेयर करने वाली थी यहाँ पे, पर देखा तो मिला नहीं। वो था कि वो कभी भी किसी भी समय पे कोई भी समय में वो आ सकते हैं, मतलब क्या है यार, मैं पूरा भूल हाँ गई। हाँ आई रिमेम्बर दैट उनके तो उनके पास टाइम और स्पेस एक ही है, दे कोई कैन बी चीज विद नहीं, यू एट एनी टाइम। यस, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस बनाया था, अगर डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो वो कौन से रूप में आ सकते हैं, कैसे, कहाँ, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया, मैंने पूरा निकालती हूँ, मैंने सेव रखा है मेरे मैसेजेस में। तो मैंने वही आंसर किया वैशु बिफोर यू केम, कि हाँ अगर फर्स्ट कांटेक्ट, अगर ऑफिशियल फर्स्ट कांटेक्ट होना है तो वो फोर्थ डेंसिटी के एंटिटी के साथ ही होगा, क्योंकि उसी उन्हीं से हम रिलेट कर पाएंगे। जो यस जनरल पब्लिक है ना, वो फोर्थ डेंसिटी के एंटिटी से रिलेट कर पाएंगे। आप पांचवी और छठी घनत्वता से लोगों को भेजोगे, वो रिलेट हाँ, नहीं कर पाएंगे, उनकी उनकी इंटेंसिटी को, उनके वाइब्रेशन को झेल नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे अगर जी। फर्स्ट कांटेक्ट होगा तो फोर्थ डेंसिटी हैथॉन या जो भी है हमारे फोर्थ डेंसिटी के प्लेडियंस वगैरह है, सो हाँ, आई थिंक उनके साथ ही होगा अगर हुआ तो। और आपको रिमेम्बर है तो वीओसी में भी बोला है कि वो हमारी मदर अर्थ के अराउंड बैठे हैं, देख रहे हैं सब कुछ जो हो रहा है, अगर जब हम बुलाएंगे तो आ सकते हैं, वो ऑलरेडी रेडी है, मतलब मदद करने के लिए। पर अब समय आ गया है 2025 में, हमें पता है बहुत सारे लोग क्या, तो दिस इज द टाइम फॉर कॉलिंग एंड ऑल्सो फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट विजिबल अरे कॉन्टेक्ट। दे आर ऑलवेज लिसनिंग। ये तो आपको क्या लगता है, हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं सुन रहे वो लोग? बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल। कल मतलब वैसे रिकॉर्डिंग है तो आई डोंट वांट टू से इट, इट्स बताओ। ऑलराइट। तो या दे आर ऑलवेज लिसनिंग, दे नो। यस, तो या दे आर, वी हैड टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट कांटेक्ट। हाँ वी आर प्रिपेयर्ड, आरती की और थाली लेके सोनिया, बैठे। मुझे तो लगता है कि मतलब 25 के एंड में या फिर यस 26 तक भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इसको। बिल्कुल। अगर अगले 2-3 जनरेशन में चौथी घनत्वता को आना है तो फिर ये होना जरूरी है। और अभी जो जनरेशन आ रही है वो उस कांटेक्ट के लिए बहुत अच्छी तरह से रेडी है। और उसके साथ साथ जिसने बैलेंस भी बना दिया है, एडॉप्ट की भूमिका में भी है, इनर बैलेंस कंप्लीटली बनाया है, माइंड बॉडी स्पिरिट के डिसिप्लिन ऑफ पर्सनालिटी, वो भी मतलब प्रिपेयर रह सकते हैं अगर चाहे तो, अकॉर्डिंग टू द फ्री। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। इसलिए मास इवैक्यूएशन भी होता रहता है ना बीच बीच में। हम्म। नाइस। और किसी को इस टॉपिक पे कुछ और टिप्पणी देनी है, या कुछ अपना परसेप्शन कुछ बोलना है? हमने तो बोल दिया। हमको भविष्य को लेकर के ऐसा लगता है काफी कुछ बेहतर संभावना ही लग रहा है, जो कुछ भी होने वाला है संभावना ज्यादा
बेहतर होने का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि काफी लोग के पास इंटरप्लेनेटरी व्यवस्था है। इसको लेके ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिल गया। लेकिन यही है, पर्सनल लेवल पे कंटेम्पलेशन का सब्जेक्ट हो जाता है किसी को, किसी के लिए अगर बिलीफ नहीं है या किसी तरह का कंफ्यूजन है तो ये उनके लिए पर्सनल लेवल का सब्जेक्ट है। और जो जानकार लोग हैं वो अपना तरफ से कोशिश कर ही रहे और अपने तरफ से भी देखते हैं, और काफी लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं दुनिया भर में अलग अलग तरीका से। तो करप्शन तो लोग को भी नजर आता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बस यही है कि जो इंटरप्लेनेटरी या फिर कोई भी ऐसा जो मेन स्ट्रीम के बाहर हो, वो चीजों का डायरेक्ट रेफरेंस देना मुश्किल हो जाता है। तो सामने अगर कुछ भी अगर होगा तो उसका रेफरेंस देना आसान हो जाएगा, सब कुछ बताया जा सकता है। और तो अगर आगे जो भी हो बेहतर ही। हाँ बोलिए भैया, आप फिनिश करो फिर बता। हाँ हाँ, हमारा हो गया वही, काफी कुछ बेहतरीन संभावना हमको नजर आ रहा है। हम्म और फोर्थ डेंसिटी में प्लैनेट तो पहुंच चुका है अब। बोला था बेटा मैंने। थर्ड डेंसिटी की, हाँ प्रियंका जी। सॉरी मैं अनम्यूट थी, सॉरी सॉरी, कोई एक्सट्रीमली बात नहीं। सॉरी। मतलब फोर्थ डेंसिटी में पहुंच चुका है तो थर्ड डेंसिटी की चीजें मतलब परिवर्तन तो होगा ही, धीरे धीरे वो मतलब डिसॉल्व होगा, तभी जाके फोर्थ डेंसिटी पूरी की पूरी विजिबल होगी ना सबको, तो परिवर्तन तो होगा ही होगा, यू नो। हाँ ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्लोज करें, 2 घंटे हो एक गए क्लोजिंग थॉट्स क्लोजिंग थॉट्स, श्योर। क्लोजिंग थॉट्स ये है कि ये सारी डिस्टॉर्शंस, प्लैनेट, पॉलिटिक्स, सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर, सारी पोलैरिटीज, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। और ये टाइमलाइन जिसमें हम आए हैं, ये हमें ये भी नहीं पता है कि अगले जन्म में क्या पता इस टाइमलाइन में, क्या पता दूसरे टाइमलाइन में आए हम। तो सेवा करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हमें पता है वो ये कि हमारे साथ एक रहेगा हमेशा, वो एक अनंत रचयिता और एक मेरा सेल्फ। और मेरी सेल्फ में मैं कितना रचयिता की सेवा करी है वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। तो यही चीज पे फोकस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि देयर इज नो डिस्टॉर्शन, देयर इज नो पोलैरिटी, वी ऑल आर डांसिंग थॉट्स, वी आर ऑल थॉट्स, ऑल इमोशंस, ऑल बीइंग्स, वी आर लाइट लव, वी आर लव लाइट, एंड लेट्स serve the one infinite creator. ब्यूटीफुल, थैंक यू ईशान। थैंक यू।